जेड ड्रैगन किंगडम का जिक्र आते ही लिन जिन ने भौहें उठाई और चू शियांगजू को ध्यान से देखा। हालांकि वह इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चलो खाना खाते समय बात करते हैं। मुझे भूख लगी है। एक और अधेड़ उम्र का आदमी आलीशान लबादा पहने हुए था। उसका पहनावा काफी प्रभावशाली था। जहां तक दूसरे बुजुर्ग आदमी की बात है, वह सांप के सिर वाली छड़ी पकड़े हुए था। वह बिना कुछ कहे हंस पड़ा। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके हाथ में छड़ी पर लटका हुआ सांप का सिर वास्तव में जीवित था। वह लगातार फुफकार रहा था और अपनी लाल जीभ हिला रहा था। आओ बैठो। युवा मालिक ने तीनों को बैठने के लिए आमंत्रित किया। गंजा सराय वाला पहले ही व्यंजन परोसने के लिए बाहर निकल चुका था। उसके अधीनस्थ लोग चतुराई से पीछे हट गए और बाहर पहरा देने लगे। अब निजी कमरे में केवल युवा स्वामी और उसके साथी ही बचे थे। नहीं, और लिन जिन। अब तक लिन जिन को पता चल गया था कि बूढ़े आदमी की छड़ी अनोखी थी। यह एक अनोखा पालतू जानवर था और अगर वह गलत नहीं था तो यह अजीब सांप शायद रैंक 4 का जानवर था। अगर उसे मौका मिले तो लिन जिन वाकई इस चीज का अध्ययन करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह कैसे बना है या यह उस जानवर का कोई रूप है। एक छड़ी, यह अजीब लग रहा था। इसके बाद उन्होंने जो बताया उससे इन 4 लोगों की पहचान की पुष्टि हो गई। हमारा डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन हाल ही में विस्तार कर रहा है। हमने पहले ही कॉन्टिनेंट सेंट्रल के विभिन्न देशों में शाखाएं स्थापित कर ली हैं। ताकत के मामले में हम बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो अपनी भूख की शिकायत कर रहा था। इस आदमी की भूख बहुत ज्यादा थी और परोसे गए आधे से ज्यादा व्यंजन उसके मुंह में ही चले गए। राक्षसी मूल्यांकन एसोसिएशन। यकीन से लिन जिन को पता था कि इस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने पालतू जानवर को अपने शरीर के अंदर रखने के लिए बीस्टमास्टर स्क्रॉल का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह उसके पेट या मुंह के अंदर हो सकता था, क्योंकि जब वह आदमी खाना खा रहा था तो उसके मुंह से तीखे दांत निकल रहे थे। ये ऐसे दांत नहीं थे जो किसी इंसान के पास हो सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन जिन को पता था कि वह आदमी बीस्टमास्टर स्क्रॉल की खेती कर रहा था, क्योंकि अब तक उसे जितने भी बीस्टमास्टर स्क्रॉल पता थे उनमें से किसी के कारण रक्त अनुबंध के मालिक का ऐसा पार्श्विक रूप सामने नहीं आ सकता था। हालांकि यह विचार करने के बाद कि वे सभी राक्षसी मूल्यांकन संघ के सदस्य थे, लिन जिन को समझ में आ गया। राक्षसी मूल्यांकन एसोसिएशन द्वारा अपनाई गई विधियां विचित्र थीं, इसलिए मानव और पशु का यह संयोजन संभवतः उनके पास मौजूद किसी गुप्त तकनीक का परिणाम हो सकता है। इस दृष्टिकोण से एकमात्र व्यक्ति जो सामान्य लग रहा था वह था चू शियांगजू। संयोग से उस आदमी ने भी बात करना शुरू कर दिया। वह मुख्य रूप से इस बारे में बात कर रहा था कि वह जेड ड्रैगन किंगडम से कैसे बच निकला। यह सुनकर लिन जिन को तुरंत एहसास हुआ कि उसने जैकपॉट मार लिया है। यह व्यक्ति अपराधी था जिसने रीड सिटी में कियाओ परिवार से लकड़ी का टोकन चुराया था और डालुओ मंदिर के भिक्षु जी इन और एक्सोर्सिस्ट हॉल के रेक्टर को व्हाइट एप और शांग एल से निपटने के लिए धोखा दिया था। आप निष्फल खोज में लोहे के जूते घिस सकते हैं और फिर उसे आसानी से पा सकते हैं। लिन जिन फिलहाल भाव शून्य था, उसकी निगाहें ठंडी थी। आज चाहे जो भी हो, लिन जिन का इस आदमी को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अब जब वह उसे पा चुका था तो उसे नष्ट करना ही था। लॉर्ड चू अभी भी इस बात से अनजान था कि लिन जिन की नजर उस पर थी। वह अभी भी समझा रहा था, रीड सिटी में हमारा विकास अच्छी तरह से चल रहा था, इसलिए हम धीरे धीरे जेड ड्रैगन देश के अन्य हिस्सों में घुसपैठ कर सकते थे। कौन जानता था कि हम एक दुष्ट अस्तित्व में आ जाएंगे। लॉर्ड चू ने गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति घृणा से भरी हुई थी। मैंने भी इसके बारे में सुना है। जेड ड्रैगन किंगडम में हमारी शाखा नष्ट कर दी गई थी। वह कौन था? अब से राक्षसी मूल्यांकन संघ उसे कभी माफ नहीं करेगा, महान युवा मास्टर ने कहा। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है। उसका नाम लिन जिन है और वह जेड ड्रैगन कंट्री में मेपल सिटी के बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन का प्रमुख है। लॉर्ड चू की आंखें घृणा से भरी हुई थीं। एक छोटे शहर के पशु मूल्यांकन संघ का प्रमुख अधिकतम रैंक 2 का पशु मूल्यांकन करता होता है। वह हमारी एक शाखा को कैसे नष्ट कर सकता है? एल्डर ये जो सांप की छड़ी पकड़े हुए थे ने सवाल किया। अन्य लोग भी उतने ही संदिग्ध थे, जिनमें कुलीन युवा स्वामी भी शामिल थे। लॉर्ड चू ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े ये अगर वह केवल रैंक 2 जानवर मूल्यांकन करता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन वह लिन जिन रैंक 2 जानवर मूल्यांकन करता नहीं है, वह रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता है। रैंक 3 के जानवर मूल्यांकनकर्ता से निपटना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह उस सीमा तक नहीं है। अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। लॉर्ड चू ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। ये लिन जिन कोई साधारण पृष्ठभूमि से नहीं आता है। मैंने उसकी पृष्ठभूमि देखी है और पाया है कि वह बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। उस समय वह एक साधारण बच्चा था। किसी के समर्थन के बिना वह इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता था। बाद में मुझे पता चला कि उसके पीछे कोई व्यक्ति है जिसे क्यूरेटर कहा जाता है। क्यूरेटर। कुछ लोग भ्रमित हो गए जबकि अन्य गहरी सोच में डूब गए। स्पष्टतः कुछ लोग इस नाम को जानते थे जबकि अन्य नहीं। चलिए सबसे पहले लिन जिन के बारे में बात करते हैं। वह अब जेड ड्रैगन देश में नंबर 1 जानवर मूल्यांकन करता है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने न केवल हमारे जेड ड्रैगन देश की शाखा को नष्ट कर दिया, बल्कि उसने किसी तरह एसोसिएशन में हमारे जासूस को भी खोज लिया और उसे मार डाला। ये यान किंगशी है। एल्डर ये की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये स्पष्ट था कि वह यान किंगशी को जानता था। ये सही है। भगवान चू ने सिर हिलाया। यान किंगशी एक असाधारण व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि उसे किसी तरह की विरासत मिली है और वह कई अजीबोगरीब मंत्र जानता है। रिवर्स फेट बीस्ट किंग सूत्र को उसने हमारे राक्षसी मूल्यांकनकर्ता संघ को उपहार में दिया था। यहाँ हर कोई जानता है कि यह रक्त अनुबंध साधना कितनी शक्तिशाली है। जो विंग, आप रिवर्स फेट बीस्ट किंग सूत्र की साधना कर रहे हैं और आपने अपने शरीर में रैंक 4 क्लाउड टाइगर को सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। अमर लोगों के प्राचीन युग में भी आपको एक उल्लेखनीय शारीरिक साधक माना जाता है। जो विंग कड़ाईदार वस्त्र पहने हुए वह व्यक्ति था जो पहले बहुत ज्यादा खा रहा था। उसने सिर हिलाया। ये सही है। रिवर्स फेट बीस्ट किंग सूत्र वास्तव में उल्लेखनीय है। अब मैं जानवर हूँ और जानवर मैं हूँ। ये भावना अवर्णनीय है। एकमात्र समस्या यह है कि मेरी भूख जानवरों जैसी है। मुझे दिन में 8 बार खाना पड़ता है। ये कहकर उसने आधा चिकन निगल लिया। उसके तीखे दांत बाघ के जैसे थे। उसने पलक झपकते ही मुर्गी को निगल लिया। यान किंगशी पिछले कुछ सालों से डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन का सदस्य है।
उसकी पृष्ठभूमि एक रहस्य है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसने हमारे संगठन में बहुत योगदान दिया है। अब जबकि लिन जिन ने यांग किंगशी को मार दिया है, डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन इस मामले को शांत नहीं होने देगा। लिन जिन मर चुका है, लॉर्ड चू ने कहा। हर कोई उससे सहमत था, लेकिन साथ ही उनके पास दूसरे विचार भी थे। हालांकि लिन जिन के पीछे का क्यूरेटर भी सरल नहीं है। ये क्यूरेटर बेहद रहस्यमय है और उसकी पृष्ठभूमि एक रहस्य है। वह शायद ही कभी कोई कदम उठाता है, लेकिन जब भी वह ऐसा करता है तो वह धरती हिला देने वाला होता है। मैंने सुना है कि पहली बार उसने जेड ड्रैगन सिटी में कदम रखा था, जहां उसने जेड ड्रैगन किंगडम पर शासन करने वाले पुराने ड्रैगन देवता को मार डाला था। लॉर्ड चू स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि उसने इन मामलों को बहुत ही परिचितता के साथ बताया। हो सकता है कि आपको उसके द्वारा पुराने ड्रैगन देवता को मारे जाने के बारे में पता न हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको उसके द्वारा अकेले डालुओ मंदिर में घुसने के बारे में पता न हो, लॉर्ड चू ने कहा। मैंने ही गलती से यह योजना बनाई थी। उस समय मैं माउंट लॉन पास पर डालुओ मंदिर के भिक्षुओं से टकरा गया, इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली और उन्हें एक उधार चाकू से मार डाला। वे भिक्षु वास्तव में राक्षस को पकड़ने गए थे, जिससे मुझे कियाओ परिवार के लकड़ी के टोकन को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिला, चू जियांगजू ने कहा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह मेरी उम्मीदों से परे था। सबसे पहले लिन जिन के साथ कई शक्तिशाली राक्षस थे और दूसरे क्यूरेटर डालुओ मंदिर पर कब्जा करने में सक्षम था। मैंने ये भी सुना है कि क्यूरेटर ने जानवरों के पैटर्न वाला मुखौटा पहना था। जब से 500 साल पहले डाउलॉर्ड सत्ता में आया है, तब से कई लोगों ने उसकी नकल करने की कोशिश की है और क्यूरेटर उनमें से एक होना चाहिए। वह बता सकता था कि यह चू शियांगजू अपनी तीव्र बुद्धि और चतुराई पर बहुत गर्व करता था। चलो क्यूरेटर के मामले को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। हमें अभी भी उसकी पृष्ठभूमि की जांच करनी है, लेकिन लिन जिन को डेमोनिक अप्रेजल सोसाइटी द्वारा मार दिया जाना चाहिए। लॉर्ड चू, हालांकि जेड ड्रैगन कंट्री में हॉल नष्ट हो गया है, आपने एक महान सेवा की है। आखिरकार आप डाउलॉर्ड के लकड़ी के टोकन को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहे। यह आइटम बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए, एल्डर ये ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि डाउलॉर्ड के लकड़ी के टोकन में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। चू जियांग, तुम इसे हमें क्यों नहीं दिखाते? झो विंग ने व्यंजनों से भरी पूरी मेज खाने के बाद मुस्कुराया। जब वह लगभग भर गया तो वह मुस्कुराया। चू जियांग ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से मैंने इसे पहले ही ब्लैक एमिस्ट्री को दे दिया है। यह शायद अब तक चीफ के हाथों में होगा। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो उनके भाव बदल गए, परंतु उन्होंने इस विषय में और कुछ नहीं पूछा। डेमोनिक अप्रेजल सोसाइटी बहुत बड़ी थी और इसकी आंतरिक संरचना जटिल थी, लेकिन शीर्ष पर नेता स्पष्ट था। डेमोनिक अप्रेजल सोसाइटी के प्रमुख। वह डेमोनिक अप्रेजल सोसाइटी में सर्वोच्च अस्तित्व और अथाह शक्ति वाले एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। अन्यथा वह डेमोनिक अप्रेजल सोसाइटी की स्थापना करने और अपना खुद का गुट बनाने में सक्षम नहीं होते, जो कई देशों को प्रभावित कर सकता था। मुखिया के अधीन काले और सफेद दूत थे। वे ऐसे अस्तित्व भी थे जिन्हें उकसाया नहीं जा सकता था। हाँ, चू जियांग, तुमने बहुत बड़ी सेवा की है। क्या लॉर्ड ब्लैक एमिस्ट्री ने तुम्हें पुरस्कृत नहीं किया? एल्डर ये ने पूछा। चू जियांग ने एक हड्डी की अंगूठी निकालने से पहले एक पल के लिए सोचा। ब्लैक एमिस्ट्री ने मुझे डार्क हॉल के हॉल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया है। जब उन्होंने हड्डी की अंगूठी देखी तो एल्डर ये के अलावा झोऊ विंग और कुलीन युवा मास्टर के चेहरे पर ईर्ष्या और जलन की झलक दिखी। जाहिर है डार्क हॉल के हॉल मास्टर का पद उनसे ऊपर था। इसके अलावा डार्क हॉल के हॉल मास्टर की मुख्य जिम्मेदारी डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन की ताकतों को संगठित करना और असंतुष्टों को खत्म करना था। सीधे शब्दों में कहें तो वे डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन की तलवार थे, एक तलवार जो मार देती थी सभी लोग। क्या आप लोग लिन जिन को मारने में मेरी मदद करने को तैयार हैं? चू शियांगजू, नहीं, वह अब हॉल मास्टर चू था। शायद अपनी पदोन्नति के कारण वह बहुत खुश था। कई अन्य लोगों को पता है कि इस बार तियानिक सुआन शहर में रहने वाले समाज के सदस्य इस मामले के कारण एकत्र हुए थे। अगर यह पहले होता तो वे चाहते तो मदद करते, और अगर वे नहीं चाहते तो कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे गलत हैं। लेकिन अब हालात अलग थे। हॉल मास्टर चू द्वारा हड्डी की अंगूठी निकालने का मतलब था कि डार्क हॉल एक आदेश जारी कर रहा था। हालांकि यह एक विनम्र प्रश्न था, फिर भी यह एक आदेश था। उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह राक्षसी मूल्यांकन संघ का नियम था। वहां मौजूद अन्य 3 लोगों में से झो विंग ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने दांतों को मुंह में भर लिया। उस लिन जिन ने डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के खिलाफ काम किया, इसलिए हमें उसे मारना ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यांग किंगशी को मार डाला। कौन नहीं जानता कि यांग किंगशी से मुझे फायदा हुआ है। अगर मैं उसका बदला नहीं लूंगा तो एसोसिएशन में मेरे भाई मुझे कैसे देखेंगे? आधे मानव आधे पशु झो विंग ने सबसे पहले अपना रुख व्यक्त किया, और वह दृढ़ निश्चयी था। एल्डर ये हंसे। क्या यह एक नौसिखिए को मारना नहीं है? यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। बस इसे आराम करने का एक तरीका समझो। ये स्पष्ट था कि एल्डर यी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इस मामले को कोई बड़ी बात नहीं समझा। केवल एक उभेलिंगी कुलीन युवा मास्टर बचा था। उसने हॉल मास्टर चू की ओर देखा, लेकिन तुरंत सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पूछा, हॉल मास्टर चू, क्या आपके पास कोई योजना है? इस पर अन्य 2 हॉल मास्टर चू की ओर देखने लगे। योजना महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे लिन जिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन वे जानते थे कि जेड ड्रैगन किंगडम शाखा को नष्ट करने और यांग किंगशी को मारने की लिन जिन की क्षमता उनकी ताकत का प्रमाण थी। आखिरकार राक्षसी मूल्यांकन संघ इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह एक हाथ से आकाश को कवर कर सके, और लिन जिन भी काफी सक्षम था। इसलिए इस ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करना प्राथमिकता बन गई। मेरी योजना सबसे पहले मेपल सिटी जाने की है, जहां लिन जिन है, और शहर में जाल बिछाने से पहले उसे बाहर निकालना है। मैंने पहले ही दूध ब्लैक से एक असंख्य लाश विस्फोट तावीज के लिए कहा है। एक बार जब हम ये तावीज लिन जिन के भरोसेमंद सहयोगी को दे देंगे, अगर वह किसी को बचाने के लिए वापस जाता है तो वह निश्चित रूप से इसके लिए गिर जाएगा। भले ही वह तुरंत मर न जाए, लेकिन जहरीली गैस के संपर्क में आने के बाद वह बुरी तरह घायल हो जाएगा। एक बार ऐसा होने पर उसे मारना आप सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो सबने राहत की सांस ली। विशैला, कितना भयानक विशैला। चू नाम का यह आदमी वाकई अच्छा इंसान नहीं था। चाहे वह कुछ भी करे, उसे हमेशा धूर्ततापूर्ण तरीके अपनाना पसंद था।
वह कभी भी दूसरों से खुलकर नहीं लड़ता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन में इतनी जल्दी रैंक पर चढ़ने में सक्षम था। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये योजना बहुत बढ़िया और सुरक्षित थी। जब तक इसे लागू किया जाता, ये निश्चित रूप से सफल होती। हॉल मास्टर चू एक ऐसा व्यक्ति था जो खजाने का उपयोग करने के लिए तैयार था। टॉक्सिक कॉप्स एक्सप्लोजन तावीज ऐसी चीज नहीं थी जिसका मजाक उड़ाया जा सके। यहाँ तक कि डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन में भी यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। यह एक बहुत अच्छी योजना है। एल्डर ये ने योजना से सहमति जताते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह स्पष्ट रूप से एक सुरक्षित योजना थी और ऐसा लग रहा था कि यह सफल होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई खतरा नहीं होगा। यद्यपि एल्डर ये ने कहा कि वह लिन जिन को तुच्छ समझते थे और सोचते थे कि वह कुछ खास नहीं है, लेकिन वह जानते थे कि यदि लिन जिन यान किंगशी को मारने में सक्षम है तो वह कोई आसान काम नहीं है। वह यान किंगशी से एक बार मिल चुका था और जानता था कि उस आदमी के पीछे एक भयानक और रहस्यमय अस्तित्व है। रिवर्स बीस्ट किंग के शास्त्र जैसी कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो कोई भी अपनी मर्जी से बना सकता है। इसके पीछे अवश्य ही कोई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सत्ता होगी। लेकिन फिर भी यान किंगशी अभी भी मर चुका था, इसलिए लिन जिन से निपटना आसान नहीं था। लेकिन हॉल मास्टर चू की योजना के साथ लिन जिन की मौत निश्चित थी। कोई भी विषैले शव विस्फोट तावीज की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। भले ही लिन जिन हमलों की पहली लहर से बच गया, वह बाकी हमलों से नहीं बच पाएगा। मनुष्य तो क्या, महान अमर प्राणी भी इस हमले की श्रृंखला में निश्चित रूप से मर जाएगा। बचने की कोई संभावना नहीं थी। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कल ही चले जाएंगे। इस बार हमें भविष्य में किसी भी परेशानी को रोकने के लिए इस लिन जिन को खत्म करना होगा। आओ पहले मैं टोस्ट करूं। हॉल मास्टर चू ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया, जैसे कि पहले से ही जश्न मना रहे हो। उन्हें विश्वास था कि यह ऑपरेशन सफल होगा। बाकी लोग भी खिलखिलाकर हंसे और अपने गिलास ऊपर उठा लिए। कुछ देर और खाने के बाद उनमें से कुछ ने अंततः भरपेट खाया और पिया और चले गए। चूंकि वे कल प्रस्थान करने वाले थे, इसलिए उन्हें आराम करने और खुद को तैयार करने की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वे खत्म करने की साजिश रच रहे थे, वह इस निजी कमरे के कोने में एक कुर्सी पर बैठा हुआ उनकी पूरी योजना सुन रहा था। लिन जिन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। ये बहुत ही बदसूरत था। राक्षसी मूल्यांकन संघ वास्तव में क्रूर था। अगर लिन जिन संयोगवश उन धोखेबाजों से नहीं टकराया होता और यहाँ नहीं होता, तो उसे कभी पता नहीं चलता कि वे उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। जब ऐसा हुआ तो लिन जिन निश्चित रूप से नुकसान में होगा। यद्यपि वे आवश्यक रूप से सफल नहीं हो पाते, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि मेपल सिटी में उनके कुछ मित्र और परिवारजन परेशानी में पड़ जाते। ये कुछ ऐसा था जिसे लिन जिन देखना नहीं चाहता था, और इसलिए लिन जिन मुस्कुराया। चूंकि वह संयोगवश इस दृश्य पर ठोकर खा गया था, तो यह भाग्य ही होगा। सच कहा जाए तो वह पहले ही कदम उठाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सरल था। डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के 4 सदस्य सरल लोग नहीं थे। लिन जिन को भरोसा नहीं था कि वह एक ही समय में उन चारों से निपट सकता है। इसके अलावा अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो मेराक शहर के अन्य विशेषज्ञ सतर्क हो सकते थे। आखिरकार यह एक प्रीमियम देश था, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। सौभाग्य से लिन जिन ने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उसने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया, खुद को उजागर किए बिना चारों को बेवकूफ बनाने के लिए एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई छलावरण तकनीक का उपयोग किया। अन्यथा यदि उसकी पोल खुल गई तो उसे कदम उठाना पड़ेगा। अब पहल लिन जिन के हाथों में थी। उसके पास बहुत सारी जानकारी थी और वह अंधेरे में था जबकि दुश्मन खुले में थे। अगर उसने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया, तो लिन जिन शायद टोफू के एक टुकड़े से खुद को मार सकता था। उसने अपना मन बना लिया था, वह इन 4 लोगों को मार डालेगा। बेशक वह उन्हें एक एक करके नीचे ले जाएगा। सबसे पहले उसे हॉल मास्टर चू को खत्म करना था। उन चारों में से लिन जिन को इस आदमी को मारना था। इस पर लिन जिन उठकर जल्दी से बाहर निकल गया। चारों लोगों ने अभी तक ग्रीन विलो गली नहीं छोड़ी थी। एक बार वे ऐसा कर लेते तो वे निश्चित रूप से अलग हो जाते और अपने अपने रास्ते चले जाते। लेकिन अब एक और समस्या थी। चूंकि उसे उन्हें एक एक करके नीचे गिराना था, इसलिए लिन जिन एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से निपट सकता था। इस तरह वह निश्चित रूप से दूसरों का ट्रैक खो देगा। यह एक समस्या थी। ये 4 लोग गुलामों की तरह नहीं थे। अगर लिन जिन ने अपनी सुइयों का इस्तेमाल किया तो उसे डर था कि वे नोटिस कर लेंगे। अगर उन्होंने नोटिस किया तो लिन जिन की योजना तुरंत विफल हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद लिन जिन ने सोचा कि वह उनमें से किसी एक का पीछा कर सकता है और पहला व्यक्ति हॉल मास्टर चू होना चाहिए। अपराधी वह था जो लिन जिन से निपटना चाहता था। गंजे दुकानदार पर छोड़ी गई सुइयां लिन जिन को उस युवा मास्टर को खोजने में मदद कर सकती थी। कम से कम वह इस सुराग का अनुसरण कर सकता था। इसके साथ लिन जिन अन्य 2 के ठिकाने को लॉक कर सकता था। लेकिन एल्डर ये और झो विंग मुसीबत में थे। उन दोनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उन दोनों के पास रैंक 4 के पालतू जानवर थे। झो विंग अपने पालतू जानवर के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। आधा इंसान आधा जानवर राक्षस बन गया था। एल्डर ये और भी प्रभावशाली थे। लिन जिन को अपने ऊपर 2 रैंक 4 जानवरों की उपस्थिति का एहसास हो गया था। दूसरे शब्दों में उनके हाथ में रैंक 4 सांप के डंडे के अलावा एक और रैंक 4 जानवर था। मैं सचमुच नहीं जानता कि यह बूढ़ा आदमी इसे कैसे नियंत्रित करता है। राक्षसी मूल्यांकनकर्ताओं के कौशल वास्तव में प्रभावशाली थे। उनमें से कई रहस्यमय और अकल्पनीय थे। जानवरों के मूल्यांकन में एक विशेषज्ञ के रूप में लिन जिन स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि एल्डर ने 2 रैंक 4 पालतू जानवरों के साथ एक रक्त संधि बनाई थी। ये नियंत्रण या दमन नहीं था, बल्कि एक रक्त अनुबंध था। हालांकि रक्त संबंध केवल एक ही क्रूर जानवर के साथ बनाया जा सकता था। दूसरा पक्ष ये कैसे करता था, यहाँ तक कि लिन जिन भी यह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था। शायद सुई से जांच करके और एल्डर ये को अपने हाथ से छूकर वह इस रहस्य को उजागर करने में सक्षम हो जाएगा। लिन जिन ने घातक जानवरों के संग्रहालय पर भरोसा किया, लेकिन लिन जिन उस समय ऐसा नहीं कर सकता था। फिर अगर उसने जल्दबाजी में काम किया होता तो उसे उन चारों द्वारा खोज लिया जाता। इस रहस्य का पता भविष्य में धीरे धीरे ही लगाया जा सकेगा। लिन जिन एक निर्णायक व्यक्ति नहीं था। यह महसूस करने के बाद कि वह आज उन चारों को नहीं मार पाएगा, उसने अपना मन बना लिया। वह पहले उनमें से 2 को मार डालेगा। एक को मारो, एक को मारो।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हॉल मास्टर चू को मरना पड़ा। चूची ग्रीन विलो गली से बाहर निकलने के बाद तुरंत गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी गाड़ी में सवार हो गया। गाड़ी जल्द ही रवाना हो गई। तियानेक्सुआन रॉयल सिटी में कहीं चूची उतरा और भीड़ में घुल मिल गया। अब तक चूची ने अपना रूप बदल लिया था। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, टोपी बदल ली थी और यहाँ तक कि घनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। चूची एक सतर्क व्यक्ति था। जब वह डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन में शामिल हुआ तो वह एक साधारण सदस्य था, उसके बारे में कुछ भी खास नहीं था। हालांकि वह इतना चतुर और निर्दयी था कि उसने जल्दी ही संघ में पैर जमा लिया। जेड ड्रैगन किंगडम की रीड सिटी शाखा में वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था और चूची सावधान रहना चाहता था, इसलिए वह कभी शाखा में नहीं रुका बल्कि एक साधारण व्यक्ति की तरह लोगों के बीच छिपकर रहा, क्योंकि वह जानता था कि साधारण होना ही सबसे अच्छी बात है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। इसके अलावा चूची ने हमेशा कम प्रोफाइल बनाए रखी। उसे प्रसिद्धि और धन की परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ व्यावहारिक लाभ की परवाह थी। रीड सिटी में वापस आकर जब उसे पता चला कि लिन जिन ने शाखा को नष्ट कर दिया है तो उसने अपना धैर्य बनाए रखा और चुपचाप बैठा रहा, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। और निश्चित रूप से अवसर आ ही गया। उसने डालुओ मंदिर के एक भिक्षु से मुलाकात की और कियाओ परिवार से डाउनलोड के लकड़ी के टोकन को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए किसी और का चाकू उधार लेने की रणनीति का इस्तेमाल किया। सफल होने के बाद वह भागने लगा। हालांकि वह लगभग पकड़ा गया और मारा गया, लेकिन वह आखिरकार भागने में सफल रहा। डाउनलोड के लकड़ी के टोकन का उपयोग करके चूची ने डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन में महान योगदान दिया। अब उसकी स्थिति आसमान छू गई और वह डार्क हॉल का हॉल मास्टर बन गया। हालांकि उसने अभी भी कम प्रोफाइल बनाए रखी, क्योंकि वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी करे, जितना अधिक वह खुद को गुप्त रखेगा उतना ही अधिक समय तक जीवित रह सकेगा। तियानेक्सुआन रॉयल सिटी में उसके रहने के लिए एक जगह थी। उसके अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। डार्क हॉल में रहने वाले उसके भाइयों को भी इसके बारे में पता नहीं था। चूची का काम करने का तरीका हमेशा से यही रहा है। वह इससे अधिक सावधान नहीं हो सकता था। वह कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और आखिरकार एक बहुत ही साधारण से घर के सामने पहुंचा। फिर वह पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। यहीं पर वह रहता था। यह तियानेक्सुआन शहर के किसी भी अन्य घर की तरह ही था। चूची ने अपने घर के आंगन में एक शिकारी कुत्ता पाल रखा था। यह भी एक सामान्य जानवर था। चूची ने इसे इसलिए रखा था ताकि अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे चेतावनी मिल सके। घर में प्रवेश करने के बाद चूची आराम से लेट गया और सोचने लगा कि कल क्या करना है। अचानक चूची को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने शुरू से ही शिकारी कुत्ते को भौंकते नहीं सुना था। तार्किक रूप से कहें तो एक शिकारी कुत्ता जो पूरे दिन भूखा रहा हो, उसे कुछ शोर तो करना ही चाहिए। कुत्ता कहाँ है? मुझ पर भौंको, चूची चिल्लाया। सामान्य परिस्थितियों में बाहर के कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन इस समय बाहर बिल्कुल भी हलचल नहीं थी। शतारानकंट, चूची एक सतर्क व्यक्ति था तो उसे कैसे पता नहीं चला कि कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन में सुई चुभो दी गई हो। फिर वह हिल नहीं सका। करीब से देखने पर पता चला कि उसके शरीर पर सांप के छिलके हिल रहे थे, जैसे कि वह कोई जादू कर रहा हो। दुर्भाग्य से वह एक कदम बहुत धीमा था। चूची घबरा गया। अगले ही पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि कमरे में एक और व्यक्ति था। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने अपना चित्र देखा था, इसलिए उसका दिल लगभग तुरंत बैठ गया और उसका चेहरा भय से भर गया। लिन जिन, तुम यहाँ क्यों हो? चूची बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। घर में अचानक जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह कोई और नहीं बल्कि लिन जिन था। चूची का पीछा करते हुए लिन जिन को अंततः चूची का ठिकाना मिल गया। लिन जिन ने मुस्कुराने से पहले टेबल पर रखी चाय की चुस्की ली। हॉल मास्टर चू, आप डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के डार्क हॉल के हॉल मास्टर हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी गरीबी में रहेंगे। एक छोटा सा आंगन जिसमें 2 जर्जर कमरे हैं, कितने अभावग्रस्त। ये सुनकर चूची की उंगलियां कांप उठी। वह मूर्ख नहीं था। डार्क हॉल के हॉल मास्टर के रूप में उनकी पदोन्नति आज ही हुई थी और उन्होंने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। हेओए ब्लैक और एल्डर के अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। लिन जिन को कैसे पता चला? जवाब स्पष्ट था। अगर बाकी तीनों में से किसी ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया होता तो चूची जरूर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया होगा। दरअसल वह डिनर के बाद से ही उसका पीछा कर रहा था। उसने ये कैसे किया? चूची इन सवालों में गहराई से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि उसका जीवन खतरे में है। एक गलत कदम उठाने पर वह कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा। मूल्यांकन लिन, चलो इस पर बात करते हैं। कृपया ऐसा न करें। चूची कांपते हुए दया की भीख मांगने लगा। वह निर्दयी और निर्दयी था, लेकिन वह मौत से भी डरता था। लिन जिन ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। अगर वह चाहता तो चूची को मार देता जब उसने पहले अपनी सुइयां फड़काई थी। उसने चूची की जान सिर्फ इसलिए बख्शी क्योंकि लिन जिन के पास उससे पूछने के लिए सवाल थे। डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ। सुनो, अगर तुम मुझसे कुछ भी छिपाओगे या मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लिन जिन ने अपने हाथ में चाय के प्याले से खेलना शुरू किया। हालांकि आंगन सादा था, लेकिन घर में मौजूद कई चीजें महंगी थी। ये चाय का प्याला ही एक खजाना था जिसकी कीमत कम से कम कुछ 100 टैल प्रति कप होगी। ऐसा लगता था कि हॉल मास्टर चू को कम प्रोफाइल रखना और जीवन का आनंद लेना पसंद था। ये तो और भी अच्छा था। ऐसा व्यक्ति मरने के लिए और भी अनिच्छुक था। चूची ने हिचकिचाहट के साथ कहा। यह सच था कि वह राक्षसी मूल्यांकन संघ के बारे में काफी कुछ जानता था, लेकिन वह उनके नियम भी जानता था। अगर उसके दुश्मनों को इस बारे में पता चल गया तो वह खत्म हो जाएगा। लिन जिन मुस्कुराया। अपनी उंगली के एक झटके से एक चांदी की सुई उस आदमी के शरीर में घुस गई, जिससे उसकी एक नस टूट गई। अत्यधिक दर्द के कारण चूची को ठंडा पसीना आने लगा और उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके अंदर खून का एक पालतू जानवर था, लेकिन अभी वह उस जानवर की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहा था। इस बीच जहरीला सांप मरा हुआ लग रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सब लिन जिन का काम था। चूची, जिसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था, आखिरकार समझ गया कि उसकी जान दूसरे पक्ष के हाथ में है। अगर उसे जीना है तो उसे कुछ कहना ही होगा, वरना वह आज नहीं बच पाएगा। बेशक चूची भी बहुत स्पष्ट था कि अगर उसने उन्हें बताया भी तो वह इससे बाहर नहीं निकल पाएगा।
हालांकि समस्या ये थी कि अगर उसने उन्हें बताया तो वह अभी भी उन्हें कुछ समय के लिए विलंबित कर सकता था। अगर उसने उन्हें नहीं बताया तो वह शायद तुरंत मर जाएगा। इस प्रकार चूची ने उन्हें वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह जानता था। लिन जिन ने ध्यान से सुना। निजी कमरे में सुनी गई जानकारी को मिलाकर अब उसे राक्षसी मूल्यांकन संघ की गहरी समझ हो गई थी। राक्षसी मूल्यांकन एसोसिएशन उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और अधिक गहरी जड़ें वाला था। चूची अभी हाल ही में डार्क हॉल का हॉल मास्टर बना था। उसे पता था कि डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के पास हेवनली जेड में कई उच्च अधिकारी हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक मैसेंजर हेवनली जेड सिटी में था। जहां तक व्हाइट मैसेंजर और डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन के असली प्रमुख का सवाल है, चूची को पता नहीं था कि वे कहां हैं। हालांकि उसने ब्लैक मैसेंजर को पहले भी देखा था, लेकिन उस आदमी ने काला मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए वह नहीं बता सकता था कि वह पुरुष है या महिला, युवा है या बूढ़ा। हालांकि चूची को स्वर्गीय जेड सिटी में डार्क हॉल की शाखा का स्थान पता था। चूची को वह सब कुछ बताना पड़ा जो वह जानता था। यह प्रक्रिया भी उतनी आसान नहीं थी। लिन जिन ये गारंटी नहीं दे सकता था कि चूची ने जो कुछ भी कहा वह सच होगा। हो सकता है कि कहीं कोई जाल भी हो। ये समय के बारे में है। लिन जिन ने चाय का प्याला नीचे रखा और बाहर चांद को देखा। देर हो रही थी और लिन जिन को आज रात बहुत सारे काम करने थे, इसलिए वह यहाँ ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था। लिन जिन के हाथ चूची का 1000 लाशों वाला विस्फोट वाला तावीज लग गया था। यह तावीज स्पष्ट रूप से असाधारण था और चूची के लिए लिन जिन से निपटने की कुंजी थी। और अब ये लिन जिन के हाथों में था। लिन जिन ने पहले ही चूची से सीख लिया था कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए। लिन जिन चूची की ओर एक नजर भी डाले बिना बाहर निकल गया। बाद वाला मन ही मन खुश था, ये सोचकर कि उसने गोली को चकमा दे दिया है। हालांकि जैसे ही लिन जिन कमरे से बाहर निकला, उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह कांप उठा जैसे उसे ऐंठन हो रही हो और फिर जमीन पर गिरकर मर गया। एक चांदी की सुई उड़कर खिड़की से बाहर निकली और लिन जिन की आस्तीन में जा घुसी। लिन जिन ने पहले ही इन सुइयों को परिष्कृत कर लिया था। इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा थी और हर एक सुई बेहद कीमती थी। अपराधी चूची को मार दिया गया था। लिन जिन को नहीं लगता था कि वह क्रूर या अनुचित था। अगर उसने चूची को नहीं मारा होता तो चूची उसे मार देती। ये यार्ड कितना निर्जन था। लिन जिन ने अनुमान लगाया कि चूची का शरीर केवल दिन निकलने के बाद ही मृत अवस्था में पाया जाएगा। लिन जिन ने जानबूझकर चूची के शरीर से निपटा नहीं था। चून राक्षसी मूल्यांकनकर्ता उससे निपटना चाहते थे, इसलिए उसने अभी से ही उन पर युद्ध की घोषणा कर दी। हेवनली जेड सिटी की एक सड़क पर कई कैसीनो थे। हालांकि रात का समय हो चुका था, फिर भी वहां ऐसे लोग थे जो मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेलने के आदी थे और कभी थकते नहीं थे। मेज पर ढेर सारा चांदी का टुकड़ा था। उनमें से ज्यादातर चांदी के टुकड़े थे, लेकिन चांदी की सिल्लियां भी थीं। एक नजर में वहां कम से कम कई हजार टैल चांदी थी। कई नंगे सीने जुआरी 2 चीनी मिट्टी के कटोरे एक साथ पकड़े हुए थे और पागलों की तरह पासे हिला रहे थे। बाहर गंजा आदमी अंदर चला गया। मैनेजर वेई, आप यहाँ हैं। शुभ दिन मैनेजर। जब लोगों ने उसे देखा तो बहुत से लोगों ने उसका अभिवादन किया। गंजे मैनेजर ने सीधा चेहरा बनाए रखा और भीड़ से कहा, देर हो रही है, चलो इसे दिन का अंत मान लेते हैं। आप सभी को बर्खास्त किया जाता है। उस जगह पर नजर रखने वाले ताकतवर लोगों ने जुआरियों को तुरंत बाहर निकाल दिया। उन्हें पता था कि मैनेजर वेई को उनसे कुछ कहना है। हमारे भाइयों को बुलाओ। निश्चित रूप से गंजे मैनेजर ने आवश्यक व्यवस्था कर दी। कुछ ही देर बाद एक दर्जन से ज्यादा हटे कट्टे आदमी इस छोटे से कमरे में घुस आए। हल्की सी मंद मोमबत्ती की रोशनी में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। गंजे दुकानदार ने बिना समय बर्बाद किए सीधे कहा, कल बिग बॉस आंगन से बाहर जा रहे हैं। मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे अपने साथ जाने के लिए कुछ अच्छे भाई भी ढूंढने होंगे। कौन आना चाहता है? लगभग एक दर्जन लोग अचंभित रह गए और कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। चूंकि मैनेजर ने कहा था कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती थी, इसलिए सतर्क रहना ही बेहतर था। गंजे मैनेजर को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे तो मैं रोल कॉल कर दूंगा। ओल्ड हरी, तुम मेरे पीछे आओगे। गंजे मैनेजर के ऐसा कहने के बाद एक काले रंग के आदमी ने सिर हिलाया। हाँ मैनेजर। दूसरे भाई जू, आप भी? हाँ एयर किंग, आप भी? एक युवक ने सिर हिलाया। जब तक मैं और बड़े बॉस चले जाएं, सट्टेबाजियों पर नजर रखना। कोई परेशानी मत पैदा करना। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो हमारे वापस आने तक इंतजार करना। समझ गया मैनेजर। इसी समय कहीं से तेज हवा का झोंका आया और कमरे में रखी मोमबत्ती बुझ गई। एक क्षण में ही कमरा अंधकार में डूब गया। जब मैनेजर वेई बोलने ही वाले थे तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे बहुत सारे लोग जमीन पर गिर गए हो। क्या चल रहा है? लाइटें क्यों बुझ गईं? दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? दुकानदार वेई को अपराधबोध हो रहा था, न केवल बुझी हुई मोमबत्ती के कारण आए अंधेरे के कारण, बल्कि पहले सुनी गई आवाज के कारण भी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपने अधीनस्थों से प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस बात ने उसके दिल को झकझोर दिया वही ये थी कि उस पल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में वह अकेला बचा हो। दुकानदार वेई की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह संभव है। कमरे में उसके 10 से ज्यादा अधीनस्थ थे, सभी मजबूत और ऊर्जावान। मोमबत्ती बुझने में बस कुछ ही सेकंड हुए थे, तो फिर कुछ कैसे हो सकता था? अगर कुछ हुआ भी था तो एक चीख तो होनी ही चाहिए थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई आवाज ही ना हो। दुकानदार वेई को पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़ा था, इसलिए सहज ही उन्हें पता चल गया कि कुछ हुआ है। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। कमरे में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और दरवाजा बंद होने की वजह से रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। मोमबत्ती अचानक बुझ गई और उसके मातहतों ने एक भी आवाज नहीं की। कुछ तो हुआ होगा। दुकानदार वेई का पालतू जानवर बाहर था। यह एक खूंखार कुत्ता था। उसने अपने खून के अनुबंध का उपयोग करके अपने पालतू जानवर को अंदर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि कूदकर दरवाजे से बाहर भाग जाए, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। चाहे वह कोई भी हो जिसने मोमबत्ती बुझाई हो, चाहे वह कोई भी हो जिसने उसके अधीनस्थों को चुप कराया हो, चाहे वह कोई भी हो जिसने उसके पालतू जानवर को चुप कराया हो, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह संभाल सके।
कम से कम दुकानदार वेई में इतनी आत्म जागरूकता तो थी। इंतजार में, खास तौर पर किसी अज्ञात संभावना का इंतजार करना अक्सर असहनीय होता था। अपने दिल में वह अच्छी तरह जानता था कि अंत में जिस चीज का वह इंतजार कर रहा था वह बहुत भयावह हो सकती है। कुछ क्षण की शांति के बाद हवा से एक लौ प्रकट हुई और बुझी हुई मोमबत्ती पर आकर रुकी, जिससे मोमबत्ती पुनः प्रज्वलित हो गई। अंततः अंधेरे कमरे में रोशनी आ गई। पहली नजर में दुकानदार वेई ने देखा कि उसके भाई जमीन पर पड़े हुए थे, बेसुध। साफ था कि मोमबत्ती बुझते ही उसके भाई हार गए थे। यह एक प्रभावशाली कदम था। चाहे वह कोई भी हो, वे ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वह निपट सकता था। आगे देखने पर उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया। इस व्यक्ति का ऊपरी शरीर अंधेरे में छिपा हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह इस समय अपने सामने जुए की मेज पर बैठा हुआ था। दृश्य बहुत भयावह था। दुकानदार वेई को स्थानीय तानाशाह माना जा सकता था, लेकिन जितना अधिक उसने जियांगू के रक्तपात का अनुभव किया, उतना ही अधिक वह समझ गया कि कब हार मान लेनी चाहिए। उसने तुरंत कहा, मैं वेई यूकाई एक कैसीनो चलाता हूँ। जिस तरह से मैं काम करता हूँ उससे लोगों को नाराज करने से बचना मुश्किल है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो कृपया मुझे माफ कर दें भाई। मैं माफी मांग लूंगा। टेबल पर रखी चांदी ले लो और चलो दोस्त बनो। अगर कुछ और है तो मुझे बताइए। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं इसमें संकोच नहीं करूंगा। आप सही रास्ते पर हैं। दुकानदार वेई वास्तव में तियानिक्सुआन शहर के बदमाशों का नेता बनने के योग्य है। वह वास्तव में समझदार है और जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। मेज के दूसरी ओर स्वाभाविक रूप से लिन जिन बैठे थे। लिन जिन के लिए वेई यूकाई महत्वहीन था, यहाँ तक कि उल्लेख करने लायक भी नहीं था। लिन जिन केवल ये पता लगाने के लिए यहाँ था कि वह युवा गुरु कहाँ है। यही लिन जिन का लक्ष्य था। लिन जिन को याद आया कि वेई यूकाई ने उस युवा मास्टर को बिग बॉस कहकर संबोधित किया था। तुम्हारा बड़ा बॉस कहाँ है? लिन जिन ने पूछा। चौंककर वेई यूकाई का दिल जोर से धड़क उठा। लिन जिन ने जल्दी से कहा, आपके पास बोलने का सिर्फ एक ही मौका है। इसे बर्बाद मत करो। वेई यूकाई के माथे पर पसीना टपकने लगा। ये जीवन मरण का मामला था। वह जानता था कि यदि उसने कहा कि वह नहीं जानता या झूठ बोला तो इसका केवल एक ही परिणाम होगा, मौत। वेई यूकाई मरना नहीं चाहता था। हालांकि वह जानता था कि अपने बड़े बॉस को धोखा देने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। वह या तो तुरंत मर जाएगा या कल। इसके अलावा अभी भी दिन निकलने में कई घंटे बाकी थे। उसके पास अभी भी भागने का मौका हो सकता है। इसके अलावा चूंकि दूसरा पक्ष अपने बड़े बॉस को खोज रहा था, इसका मतलब यह था कि वह उसे नहीं खोज रहा था। यह अच्छी बात थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना मन बना लिया। लेकिन बोलने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर क्या आप बदला लेने के लिए हमारे बड़े बॉस की तलाश कर रहे हैं? इससे तुम्हारा क्या संबंध है? हमारे बड़े मालिक अपने महल में रहते हैं। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बाहर से दाईं ओर मुड़े और तीसरी गली के अंत तक चले। ये सबसे अंदर का आंगन है। दरवाजे के सामने एक मार्शल सम्राट की पत्थर की मूर्ति है, इसलिए इसे पहचानना आसान है। जब वेई यूकाई ने उस आदमी के शत्रुतापूर्ण लहजे को देखा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने बड़े मालिक को धोखा दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका बड़ा मालिक उसे जाने नहीं देगा, इसलिए उसे आधी रात को भागना पड़ा। सौभाग्य से वेई यूकाई ने वर्षों से अपने लिए एक रास्ता बना रखा था ताकि उसे बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागना न पड़े। बेहतर होगा कि तुम झूठ मत बोलो, वरना तुम चाहे कहीं भी भागो तुम मर ही जाओगे। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाने लगी। शायद ये बस एक क्षणिक स्तब्धता थी, लेकिन वह आदमी गायब हो गया। वेई यूकाई जल्दी से उठ गया। उसने जमीन पर पड़े अपने भाइयों को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा कि मेज पर रखे चांदी के सिक्के अभी भी वहीं थे। उसने मेजपोश लपेटा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह आधी रात को ही जितना संभव हो सके दूर निकल जाना चाहता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में सुइयां अभी भी मौजूद थी। लिन जिन को कुछ करना था, वरना अगर उस आदमी ने पहले झूठ बोला होता तो लिन जिन उसे कहां ढूंढ पाता। हालांकि लिन जिन को लगा कि वेई यूकाई झूठ नहीं बोलेंगे। समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले उसके जैसे स्थानीय गुंडे के लिए भले ही वह हमेशा कहता था कि वफादारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर उसे वास्तव में कुछ सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से आपके साथ खुशियां और दुख साझा नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से अपने लिए देखेगा और स्वर्ग उसे नष्ट कर देगा। लिन जिन जल्द ही वेई यूकाई द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गए। उसने गली के अंत में एक दरवाजा देखा और वहां वास्तव में एक मार्शल सम्राट की मूर्ति थी। किंवदंती है कि मार्शल सम्राट सैकड़ों साल पहले मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे। जब दूसरे लोग पालतू जानवरों और रक्त अनुबंधों पर शोध कर रहे थे, तब इस मार्शल सम्राट ने एक अलग रास्ता अपनाया और मार्शल आर्ट की खेती की और अंततः दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन गए। बाद में उन्हें मार्शल सम्राट के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कई मार्शल कलाकारों ने मार्शल आर्ट के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाने के लिए अपने दरवाजे के सामने उनकी मूर्ति स्थापित की। जब मास्टर गू ने पहले सड़क पर उसके साथ मारपीट की थी तो लिन जिन को पता चल गया था कि वह एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था। अब ऐसा लग रहा था कि वह सही था। केवल एक मार्शल आर्ट साधक ही ऐसी जगह पर रह सकता है। लिन जिन ने पहले कुछ सती मार्शल आर्ट सीखी थी, लेकिन उसने इसे अपने शरीर को मजबूत करने के तरीके के रूप में लिया। स्वाभाविक रूप से उसे एक सच्चा मार्शल आर्ट साधक नहीं माना जा सकता था। छलावरण डालते हुए लिन जिन ने एक बादल पर कदम रखा और यार्ड में तैर गया। यार्ड विशाल और बेदाग था। उतरने के बाद लिन जिन ने घर को देखा और आगे बढ़ गया। यार्ड की रखवाली करने वाले कोई पालतू जानवर नहीं थे, जिससे उसे कुछ मेहनत से बचने में मदद मिली। लेकिन जल्द ही लिन जिन को एहसास हुआ कि वह लापरवाह था। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो अचानक उसकी टक्कर किसी चीज से हो गई और उसने अपने पास घंटी बजने की आवाज सुनी। यह अवश्य ही मकड़ी के जाले का जाल होगा। अगले ही पल घर से एक ठंडी चमक निकली जो सीधे लिन जिन के चेहरे की ओर बढ़ रही थी। यह इतनी तेज थी कि वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। सौभाग्य से लिन जिन को घंटी सुनते ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से किनारे की ओर भागा और तीर बमुश्किल उसके गाल को छू पाया। वह करीब था। इससे पहले कि लिन जिन खुद को संभाल पाता, घर से दो और ठंडी किरणें निकली। इस बार ये और भी खतरनाक था क्योंकि एक आकृति खिड़की से टूटकर बाहर आई थी। दूसरा पक्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था। अगर वह करीब आ जाता तो लिन जिन को जादू करने का भी समय नहीं मिल पाता। जियो हुओ। लिन जिन ने तुरंत एक मंत्र का जाप किया। अपनी आस्तीन के एक झटके से दर्जनों चांदी की सुइयां बाहर निकल आईं।
दो झटकों के साथ दो उड़ते हुए चाकू सुइयों से विक्षेपित हो गए। यदि वह थोड़ा भी धीमा होता तो लिन जिन को चोट लग जाती। जियो हुओ पहले ही आग के गोले से बाहर निकल आया था और उसके सामने खड़ी आकृति को उलझा दिया था। पूरी प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। लाइक और शेयर करें यूट्यूब चैनल नोवेल ही। घंटी बजने से लेकर लिन जिन के दो घातक हमलों से बचने तक बस कुछ ही पल बीते थे। फिर भी इस छोटी सी अवधि में उनके प्रतिद्वंद्वी ने जवाबी हमला करने में कामयाबी हासिल की और लिन जिन को लगभग जमीन पर गिरा दिया। इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। लिन जिन को पता था कि यह मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की विशेषता और लाभ था। नजदीकी सीमा पर उनकी विस्फोटक शक्ति दूसरों के लिए अतुलनीय थी। हालांकि मंत्र शक्तिशाली थे, लेकिन वे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की गति की तुलना नहीं कर सकते थे। जैसा कि कहावत है, एक कदम आगे रहना जीत की कुंजी है। सौभाग्य से लिन जिन के पास अभी भी नाड़ी खोज तकनीक कोइल वायर सुई थी। त्वरित सजगता के साथ वह दो छिपे हुए हथियारों को रोकने में कामयाब रहा, अन्यथा वह जमीन पर गिर जाता। हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाती। लेकिन अब लिन जिन ने उस युवक की ओर देखा जो जियो हुओ से लड़ रहा था और मुस्कुराया। मार्शल आर्ट विशेषज्ञ वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन चाहे वे कितनी भी साधना कर लें, भले ही वे मार्शल आर्ट के उच्चतम क्षेत्र तक पहुंच जाएं, फिर भी वे कुछ उच्च स्तरीय पालतू जानवरों की तुलना में नहीं हो सकते थे। दोनों के बीच एक बुनियादी अंतर था। विस्फोटक शक्ति और सहन शक्ति के मामले में पालतू जानवरों की तुलना में मनुष्य की ताकत फीकी है। इसके अलावा पालतू जानवरों के पंजे और नुकीले दांत तीखे होते हैं और वे अपने गुणों को मनुष्यों से बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। मारक क्षमता और युद्ध शक्ति के मामले में पालतू जानवर निश्चित रूप से मनुष्यों से बेहतर थे। इसलिए जिस क्षण से जियो हुओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी का रास्ता रोका, इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय हो गया था। युवक के मार्शल आर्ट कौशल असाधारण थे और वह कुछ कमजोर रैंक 4 पालतू जानवरों के खिलाफ खड़ा होने के लिए पर्याप्त मजबूत था। लेकिन जियो हुओ के मामले में ऐसा नहीं था। इस तथ्य को भूल जाए कि जियो हुओ अब रैंक 5 का अग्नि भेड़िया था। भले ही वह अभी भी रैंक 4 था, वह युवक अपने मार्शल आर्ट कौशल के साथ जियो हुओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी मार्शल आर्ट कुशलता उन्हें केवल थोड़ी देर और टिकने दे सकती थी, बस इतना ही। अब तक जियो हुओ एक बैल के आकार का हो गया था। उसका पूरा शरीर धधकती लपटों में घिरा हुआ था। युवक को बहुत पसीना आ रहा था। हालांकि उसकी आंतरिक ऊर्जा मजबूत थी और उसकी हर हरकत बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन वह जियो हुओ जैसे पालतू जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही वह पराजित हो जाएगा। तभी आंगन के दूसरे कमरे से एक आवाज गूंजी। जब भी संभव हो उदार बने। आवाज में एक तरह की शक्ति और लय थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब लिन जिन ने इसे सुना तो उसे लगा जैसे उसके सिर में कोई ढोल बज रहा हो, जिससे वह एक पल के लिए अपना ध्यान खो बैठा। जियो हुओ भी वही था। इस आवाज के कंपन के तहत एक छोटा विराम था। अपनी हदों से मजबूर होकर कुलीन युवा स्वामी ने आखिरकार इस अवसर का फायदा उठाया। वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और दीवार के कोने में छिप गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। इस सीमा तक एक क्रूर जानवर से लड़ने में सक्षम होने के कारण उसे वास्तव में शक्तिशाली माना जा सकता है। एक विशेषज्ञ लिन जिन अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और घर की ओर देखने लगा, युवा मालिक को अनदेखा करते हुए। अब जबकि उस आदमी ने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, तो शायद वह चलने के लिए अपने पैर भी नहीं उठा सकता था। वह अब लिन जिन के लिए कोई खतरा नहीं था। जिस चीज ने वास्तव में उनका ध्यान खींचा वह दूसरे कमरे में बैठा व्यक्ति था। आदमी के बोलने से पहले लिन जिन और जियो हुओ को यह भी पता नहीं चला कि अंदर कोई था। उसी समय घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। ये बूढ़ा आदमी सादे कपड़े पहने हुए था, सड़क पर किसी भी अन्य बूढ़े आदमी से अलग नहीं था। उसके बारे में कुछ खास नहीं था, लेकिन जितना अधिक वह दिखता था, लिन जिन उतना ही अधिक आशंकित होता जाता था। इसके अलावा इस वृद्ध व्यक्ति में रक्त संकुचन में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने पहले कभी किसी पालतू जानवर के साथ रक्त संबंध नहीं बनाया था। गुरुजी, कृपया इस आदमी को मारने में मेरी मदद करें, युवा गुरु ने कहा। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में उसका मालिक था। उस मामले में दूसरा पक्ष भी मार्शल आर्ट मास्टर था। कोई आश्चर्य नहीं। तभी बूढ़े व्यक्ति ने युवा गुरु को डांटा, चुप रहो दुष्ट शिष्य, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, क्या तुम भूल गए? उद्धरण चिन्ह। युवा मालिक अभी भी बहस कर रहा था। मैं भूला नहीं हूँ। इस आदमी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। आधी रात को यहाँ आने के लिए वह जरूर कोई अच्छा काम कर रहा होगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। युवा गुरु की उपेक्षा करते हुए उसने लिन जिन को सलाम किया और कहा, मैं श्री युवानदा हूँ। नमस्कार। लिन जिन भावशून्य रहे, लेकिन उन्होंने भी अभिवादन का उत्तर दिया। वह देखना चाहता था कि यह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है। बेशक यह देखते हुए कि उस आदमी की आवाज लोगों को कैसे चौंका सकती थी, वह एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। हालांकि लिन जिन सावधान था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह डर गया था। भले ही वह महान मार्शल ऋषि था, लिन जिन डर नहीं होगा। मार्शल आर्ट का इतिहास बहुत पुराना है और अमरता से भी ज्यादा पुराना है। फिर भी ये कभी भी दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाया। इसका कारण यह था कि मार्शल आर्ट की कमियां बहुत स्पष्ट थी। सीमा तो कम थी, लेकिन ऊपरी सीमा पर्याप्त ऊंची नहीं थी। मनुष्य ने अपने कौशल को विकसित और निखारा, लेकिन चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी उनके और जानवरों के बीच एक बहुत बड़ा जन्मजात अंतर होगा। यह ऐसी चीज थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मंत्रों के लिए अंतर और भी अधिक स्पष्ट था। मंत्रों ने ब्रह्मांड से शक्ति उधार ली और हवा, आग, गड़गड़ाहट और बिजली जैसे तत्वों का उपयोग किया। एक इंसान उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता है? हालांकि मार्शल आर्ट के अपने फायदे भी थे। ये तेज और विस्फोटक था। एक नियमित रक्त अनुबंध साधक के खिलाफ लिन जिन एक मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा उसे खत्म किए जाने से पहले प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता था। अब चूंकि लिन जिन पूरी तरह सतर्क था, इसलिए उसे दूसरे पक्ष की चालों का डर नहीं था। बूढ़ा आदमी जो खुद को श्री युवानदाव कहता था, उसने भी कोई चाल नहीं चली। मैं तुम्हें किस प्रकार संबोधित करूं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिन जिन। अपना नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार लिन जिन को किसी चीज से डर नहीं लगता था। हालांकि जैसे ही उसने अपना नाम बताया, युवा मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। राक्षसी मूल्यांकन संघ अभी लिन जिन से निपटने के बारे में चर्चा कर रहा था। यह सोचना कि वह उसी रात दिखाई देगा, यह महज संयोग तो नहीं हो सकता है ना? युवा स्वामी को इस बात से बहुत बुरा लगा। कुछ तो बहुत गलत था। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा ये शिष्य बचपन से ही मेरे साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। बाद में उसने कुछ उपलब्धियां हासिल की और अकेले ही मार्शल दुनिया में घूमना चाहता था।
मैं सहमत था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके जाने के बाद वह भटक जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों से उसकी तलाश कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसके संदिग्ध व्यवसाय के बारे में पता चला है। मूल रूप से मैं उसे पकड़ना चाहता था और उसे अनुशासित करने के लिए वापस लाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लिन आज रात आएंगे। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर लिन उदार होंगे और उसे एक मौका देंगे। भोर होने के बाद मैं उसे ले जाऊंगा और उसे कोई और अपराध नहीं करने दूंगा। उनका रवैया ईमानदार था। हालांकि लिन जिन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। लिन जिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ शी, क्या आप जानते हैं कि आपके शिष्य ने क्या बुरे कर्म किए हैं? इस बात को एक तरफ रखते हुए, जब उसने अचानक हमला किया तो आपने उसे क्यों नहीं रोका? ये देखकर कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, तुम शांति स्थापित करने के लिए आगे आए। क्या तुम सोचते हो कि मैं, लिन जिन, एक आसान शिकार हूं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्री युवानदाव अचंभित रह गया। लिन जिन ने सही बात कही थी। ये सच था कि श्री युवानदाव ने तुरंत हमला नहीं किया। उसके लिए जो कोई भी आधी रात को उसके घर में घुसता था, वह शायद अच्छा इंसान नहीं था। दूसरे शब्दों में, भले ही उसका शिष्य उसे मार डाले, ऐसा ही हो। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि घुसपैठिया बहुत चालाक है, तो फिर भी वे बीच बचाव करने के लिए आगे आए। ये थोड़ा ज्यादा था। मिस्टर लिन सही कह रहे हैं। हालांकि मुझे पहले नहीं पता था कि वह कौन था, इसलिए मैंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। मैं फिर से कहूंगा, दुश्मनी को बनाए रखने से बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा इस मामले में मैं और मेरा शिष्य गलत है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर लिन उदार होंगे। मैं मिस्टर लिन के लिए एक काम करने का वादा करता हूँ। स्पष्टता श्री युवानदाव अब और स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था। जितना अधिक वह समझाने की कोशिश करता, उतना ही समझाना मुश्किल होता। चूंकि उसके पास मार्शल आर्ट की उच्च स्तरीय साधना थी, इसलिए वह उसका उपकार करने को तैयार था। जब तक दूसरा पक्ष मामले को आगे नहीं बढ़ाता, वह उसकी मदद करने को तैयार था। लिन जिन ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ श्री निश्चित रूप से मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होंगे। उनका राज्य कैसा होगा? श्री युवानदाव ने हंसते हुए कहा, मैंने 120 साल व्यर्थ ही जिए हैं। मैं 30 साल पहले ही मार्शल संघ क्षेत्र प्राप्त कर चुका हूँ। ये स्पष्ट था कि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले बहुत से लोग थे। हालांकि 10 लाख लोगों में से एक से भी कम लोग मार्शल सेज दायरे तक पहुंच पाए। इसलिए श्री युवानदाव को स्वाभाविक रूप से घमंडी होने का अधिकार था। किसी व्यक्ति के जीवन काल की एक सीमा होती है। श्री युवानदाव न केवल 100 साल से ज्यादा जिया था, बल्कि उसने एक मार्शल संत बनने के लिए साधना भी की थी, जिसके बारे में बात करते हुए उसे एक इंसान के जीवन काल की सीमा तक पहुंचने वाला माना जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? मेरा ये शिष्य वास्तव में भटक गया है। मैं निश्चित रूप से उसे सख्ती से अनुशासित करूंगा। सबसे बुरी बात यह है कि मैं उसे फिर से पहाड़ से बाहर नहीं जाने दूंगा। जब तक मिस्टर लिन उसे जाने देने के लिए तैयार है, मैं मिस्टर लिन का एहसानमंद रहूंगा। अगर भविष्य में मिस्टर लिन को कोई परेशानी हुई, तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। कहने की जरूरत नहीं कि यह स्थिति सचमुच बहुत आकर्षक थी। 100 साल पुराना योद्धा संत बहुत शक्तिशाली था। लिन जिन ने कुछ किताबों में पढ़ा था कि अगर 100 साल पुराना योद्धा संत हमला करे, तो भले ही 300 फीट के दायरे में पालतू जानवर हो, लेकिन कुछ भी योद्धा संत के क्रूर हमले का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा एक मार्शल संत की आंतरिक ऊर्जा शक्तिशाली थी और एक जानवर पालतू जानवर को अस्थायी रूप से दबा सकती थी। यह समय अवधि दूसरे पक्ष के लिए रक्त अनुबंध कल्टीवेटर को मारने के लिए पर्याप्त थी। एक निश्चित सीमा तक शताब्दी मार्शल संत एक ऐसा अस्तित्व था जिसे कोई भी भड़काने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में, जबकि उस आदमी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि लिन जिन दयालु होगा और वे आगे की बातों पर चर्चा करेंगे, वह वास्तव में लिन जिन को धमकी दे रहा था। लिन जिन भी ये बता सकता था। लिन जिन ने उस युवक की तरफ देखा। हालांकि बाद वाले ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। लिन जिन उसकी आंखों में आक्रोश देख सकता था। दूसरे शब्दों में, वह अभी भी बदला लेने और लिन जिन से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। इसलिए वे इस तरह के व्यक्ति को कतई जाने नहीं दे सकते थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें श्री युवानदाव के सौदे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियो हो, मार डालो। लिन जिन ने लगभग तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। दूसरी तरफ जियो हो ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत आगे बढ़ा। जब युवा मास्टर ने ये देखा तो वह डर के मारे चिल्लाया, मास्टर मुझे बचाओ। जब श्री युवानदाव ने ये देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा झलक उठा। जियाओ चेन ने पहले ही यह कह दिया था, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी इसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। इससे पता चलता है कि उन्हें उसकी परवाह नहीं थी, 100 साल पुराने मार्शल सेज की। चूंकि यह मामला था, इसलिए जियाओ चेन को अब विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। संक्षेप में कहें तो आज उनके इस शिष्य को कोई छू नहीं सकता। उन्होंने इस शिष्य को बचपन से ही पाला था और उसे अपने बेटे की तरह पाला था। अपने शिष्य को मारना अपने बेटे को मारने से अलग नहीं था। वह इस मामले को कैसे शांत कर सकते थे? रुकना। श्री युवानदाव दहाड़ उठा और उसके पैरों के नीचे की ईंटें तुरंत टूट गईं। फिर वह आगे बढ़ा। हालांकि वह पहले साधारण और असाधारण दिख रहा था, लेकिन अब जब उसने अपने तरीके बता दिए थे, तो उसे एहसास हुआ कि मार्शल सेज कितना भयानक होता है। इस समय ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। श्री युवानदाव चतुर था। अपने शिष्य को बचाने के बजाय, क्योंकि वह आग के भेड़िए से सावधान था, उसने लिन जिन पर हमला करना चुना। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रक्त अनुबंध साधक से कैसे निपटना है। जब तक वह साधक को दबा सकता है, तब तक दूसरे का पालतू जानवर उसके लिए खतरा नहीं होगा। इतने सालों तक जीवित रहने के बाद श्री युवानदाव ने कई बार रक्त अनुबंध साधकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वह जानता था कि उनसे कैसे निपटना है। वह बहुत तेज था। इस दूरी पर उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी रक्त अनुबंध साधक उसके हमले का सामना नहीं कर सकता, यहां तक कि दुनिया के शीर्ष रक्त अनुबंध विशेषज्ञ भी नहीं। एक शताब्दी पुराने मार्शल ऋषि के रूप में श्री युवानदाव स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी थे। लेकिन समस्या ये थी कि लिन जिन एक औसत रक्त अनुबंध साधक नहीं था। श्री युवानदाव तेज था और लिन जिन को खुद का बचाव करने में मुश्किल हो रही थी। भले ही लिन जिन ने अपनी सुइयों का इस्तेमाल किया हो, वह उस आदमी को नहीं मार पाएगा। ड्रैगन फायर भी नहीं। इसके अलावा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिन जिन के पास हमला करने का सिर्फ एक ही मौका था। अगर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने में विफल रहा, तो ये भयानक 100 साल पुराना मार्शल सेज उसके सामने आ जाएगा। यह एक परेशानी होने वाली थी। बेशक फिर भी लिन जिन के पास इससे निपटने के तरीके थे।
उदाहरण के लिए वह नेबुला बैरियर का उपयोग करके अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच कुछ दूरी बना सकता था, या वह विजिटेशन हॉल का दरवाजा खोल सकता था और उसकी शक्ति का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता था। हालांकि लिन जिन को यह आवश्यक नहीं लगा, क्योंकि उसके पास अन्य सरल और अधिक प्रत्यक्ष तरीके थे। अमर बंधन रस्सी। लिन जिन ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और एक सुनहरी किरण शी युवानदाओ से कहीं ज्यादा तेज गति से बाहर निकली। बाद वाले ने तुरंत प्रतिक्रिया की और खतरे को देखते हुए चकमा देने की कोशिश की। हालांकि जैसे कि सुनहरी किरण का अपना दिमाग था, भले ही वह चकमा देने में कामयाब हो जाए, लेकिन वह तुरंत दिशा बदल देगी और शी युवानदाओ का पीछा करेगी। अंत में स्वर्णिम किरण ने शी युवानदाओ के शरीर को लपेट लिया तथा 100 साल पुराने मार्शल ऋषि को सुरक्षित रूप से बांध दिया। शी युवानदाओ बहुत डर गया था। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, उसकी जीवन शक्ति एक प्रचंड ज्वाला की तरह लहरा रही थी। उसके हर कदम में ड्रैगन और हाथी की ताकत थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह आजाद नहीं हो सका। जब उसने फिर से देखा तो सुनहरी किरण रस्सी में बदल गई थी। हालांकि यह सामान्य लग रहा था, लेकिन शी युवानदाओ जानता था कि यह एक सच्ची जादुई कलाकृति थी। यह एक जादुई कलाकृति है, शी युवानदाओ ने आश्चर्य से कहा। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच हैरान था। लिन जिन ने कहा, 100 साल पुराना मार्शल सेज वाकई ज्ञानी है। हालांकि यह तारीफ की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। शी युवानदाओ को पता था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बजाय वह लिन जिन की ओर मुड़ा। मिस्टर लिन, आपके पास वास्तव में एक जादुई कलाकृति है। क्या आप अमर लोगों के एक संप्रदाय के अनुयायी हैं? उसकी आवाज में डर का भाव था। लिन जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे शी युवानदाओ को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। तभी उस युवक ने एक भयानक चीख निकाली। जियाओ हुओ ने पहले ही उस युवक पर अपने पंजों से वार कर दिया था। वह तुरंत आग की लपटों में घिर गया और डर के मारे चीखने लगा। हालांकि जियाओ हुओ की लपटें इतनी भयानक थीं कि उस आदमी को चीखने का समय ही नहीं मिला और वह जमीन पर गिरकर मर गया। आग की लपटें जलती रहीं। जल्द ही वह युवक एक जली हुई लाश में तब्दील हो गया। लिन जिन खून का प्यासा नहीं था, लेकिन कभी कभी परिस्थिति उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती थी। चूची और इस युवक की तरह वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले उसके खिलाफ साजिश रची थी। यदि वह उन्हें नहीं मारता तो वे उसे मार देते। ऐसी स्थिति में लिन जिन केवल इतना कर सकता था कि वह उन्हें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत दे। फिलहाल वह क्रूरता से परेशान नहीं हो सकता। अपने प्रिय शिष्य को अपनी आंखों के सामने मरता देख शी युवानदाओ की आंखें गहरे दुख से भर गईं। उसने आह भरी और कहा, मेरे प्रिय शिष्य, तुमने इन सभी वर्षों में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जितना अधिक तुम बुरे काम करोगे, उतना ही तुम खुद ही विनाश का कारण बनोगे। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अपने अगले जन्म में फिर से इंसान बनो। याद रखो कि बुराई के रास्ते पर मत चलो। उसके शब्दों के बावजूद शी युवानदाओ के गालों पर आंसू बह रहे थे। यह स्पष्ट था कि वह कितना दुखी था। लिन जिन इस शताब्दी पुराने मार्शल ऋषि से सावधान थे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिन जिन ने उस आदमी के प्रिय शिष्य को मार डाला था। उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देगा। अभी लिन जिन ने उस आदमी को बांध रखा था, लेकिन अगर भविष्य में उस आदमी ने लिन जिन के पीछे जाने का फैसला किया, तो लिन जिन को अभी भी उसकी चिंता करनी होगी। इसलिए लिन जिन के दिल में हत्या का इरादा जाग उठा। इस शी युवानदाओ को जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शी युवानदाओ ने आह भरी। उन्हें मालूम था कि वर्तमान स्थिति उनके लिए अत्यंत नुकसानदेह है। मिस्टर लिन, अगर मुझे पता होता कि आप अमर संप्रदाय के अनुयायी हैं, तो मैं अपने शिष्य को एक ही हथेली के वार से मार देता। लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। शी युवानदाओ ने अपना संयम वापस पाया। मिस्टर लिन, चलो एक शर्त लगाते हैं। कौन सी शर्त? लिन जिन ने पूछा। चलो शर्त लगाते हैं कि क्या मैं तुम्हारे इस खजाने को अपनी मार्शल क्यूई से तोड़ सकता हूँ। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद शी युवानदाओ ने गर्जना की और उसकी ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गहरी सांस ली। उसका शरीर बड़ा हो गया और अमर बंधन वाली रस्सी से एक अजीब सी आवाज निकली। लिन जिन एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। अधिक मजबूत। लिन जिन की आंखें सदमे से भर गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमर बंधन रस्सी जैसे खजाने से बंधे होने के बाद भी शी युवानदाओ इतनी जबरदस्त ताकत लगा पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे शी युवानदाओ रस्सी तोड़ने के लिए क्रूर बल का प्रयोग करने की योजना बना रहा था। तोड़ना। शी युवानदाओ की ऊर्जा बढ़ गई। लिन जिन स्पष्ट रूप से अमर बंधन रस्सी की चरमराहट सुन सकता था, जैसे कि वह टूटने वाली थी। यह कोई अच्छा शगुन नहीं था। लिन जिन ने खुद को तैयार कर लिया। अगर जरूरत पड़ी तो वह शी युवानदाओ को तुरंत मार देगा। आखिरकार ये 100 साल पुराना योद्धा ऋषि बहुत खतरनाक था। अगर वह भागने में कामयाब हो गया तो उससे फिर से निपटना मुश्किल होगा। इसके अलावा भले ही शी युवानदाओ ने लिन जिन पर हमला नहीं किया, फिर भी अगर वह भागने में कामयाब हो गया तो वह एक बड़ा खतरा बन जाएगा। लिन जिन हर समय डर में नहीं रहना चाहता था। उसे छाया से जासूसी करने वाले एक मार्शल ऋषि विशेषज्ञ से डर था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें आज इस खतरे को खत्म करना ही था। वहां एक दरार थी। लिन जिन ने स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट गया हो। उसका पहला विचार यह था कि अमर बंधन की रस्सी टूट गई है। यह खजाना अभी भी लिन जिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह उसके पास सबसे मूल्यवान वस्तु हो सकती है। यदि यह वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती तो लिन जिन को बहुत बड़ा नुकसान होता। हालांकि करीब से देखने पर ऐसा नहीं लगा कि अमरता की डोरी टूट गई है। इसके बजाय ऐसा लगा कि किसी तरह की सीमा टूट गई है। शी युवानदाओ की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह भयानक थी। लिन जिन ने और अधिक समय बर्बाद करने की हिम्मत न करते हुए तुरंत काम किया। चून की सामान्य सुइयां काम नहीं कर रही थी, इसलिए लिन जिन ने थंडरफायर सुई निकाल ली। इस वज्र अग्नि सुई को लिन जिन का सबसे विनाशकारी जादुई हथियार माना जा सकता है। अपनी उंगली के एक झटके से थंडरफायर की सुई शी युवानदाओ की छाती में घुस गई। बाद में तुरंत ही खून की उल्टी हुई और उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। एक धमाके के साथ शी युवानदाओ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लिन जिन ने उसे देखने के लिए आगे बढ़ा और उसका दिल बेतहाशा धड़क उठा। शी युवानदाओ की मौत भले ही उसकी थंडरफायर नीडल से न हुई हो, लेकिन वास्तव में उसकी मेरिडियन पहले ही टूट चुकी थी। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर शी युवानदाओ को पता था कि अमर बंधन रस्सी को बलपूर्वक तोड़ने के लिए उसने जो ताकत और बल का इस्तेमाल किया था, वह उसकी सीमा से अधिक था। उस तरह की स्थिति में बने रहना
आत्महत्या से अलग नहीं था। भले ही वह थंडरफायर सुई का इस्तेमाल न करे, फिर भी शी युवानदाओ मर जाएगा। इसके अलावा वह थकावट से मर जाएगा। लिन जिन इस मार्शल सेज विशेषज्ञ से परिचित नहीं थे और यह केवल एक संयोग था कि उनकी मुलाकात हुई। यह अफसोस की बात थी कि वे दुश्मन थे, अन्यथा दूसरे पक्ष के व्यक्तित्व के आधार पर वे किसी अन्य समय और स्थान पर मित्र बन सकते थे। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। लिन जिन को इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अपने शिष्य की मदद करने का फैसला करके लिन जिन पहले से ही उसका विरोध कर रहा था। अमर बंधन रस्सी को हटाने के बाद लिन जिन ये देखकर चौंक गया कि रस्सी के कई धागे टूट गए थे। इससे लिन जिन का दिल धड़कने लगा। जाहिर है ये शी युवानदाओ के कारण हुआ था। अभी जब दूसरे पक्ष ने पूरी ताकत से संघर्ष किया तो वह लगभग सफल हो ही गया। नहीं, ये सही नहीं था। लिन जिन ने करीब से देखा। हालांकि रस्सी थोड़ी क्षतिग्रस्त थी, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। ये सब शी युवानदाओ कर सकता था। भले ही दूसरा पक्ष जारी रहा, वो संभवतः अमर बंधन रस्सी को नहीं तोड़ सकता था। आखिरकार यह एक खजाना था। 100 साल पुराना मार्शल सेज अभी भी सीमित है, लिन जिन ने खुद से कहा। अपने शब्दों के बावजूद लिन जिन को पता था कि अगर उसकी आस्तीन और खजाने में छिपी कई चालें नहीं होती तो उसकी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। इस आदमी की मार्शल आर्ट को इतने लंबे समय तक आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कुछ प्रभावशाली चीजें होनी चाहिए। उस आदमी को मारने के बाद लिन जिन ने जल्दी से जागीर की भी तलाशी ली। वह राक्षसी मूल्यांकन संघ के बारे में सुराग ढूंढना चाहता था और उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कुछ मिल गया। युवा मालिक के घर के अंदर लिन जिन को कुछ पत्र मिले। इसके अलावा वहां एक काले रंग का लकड़ी का बक्सा भी था। इसके आकार को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई हथियार रखा हुआ है। करीब से देखने पर लिन जिन ने पाया कि काले लकड़ी के बक्से पर कई प्राचीन ताबीज चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनका इस्तेमाल इस काले लकड़ी के बक्से को सील करने के लिए किया गया था। अंदर जरूर कुछ होगा। जैसे जैसे वह करीब आया, लिन जिन को काले लकड़ी के बक्से से अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई उसी समय हंस भी रहा हो। कड़वी हंसी की आवाज काफी डरावनी थी। अंदर जो चीज थी वह साधारण नहीं थी, वह भयावह थी। लिन जिन उत्सुक था, लेकिन उसका यहाँ जांच करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वह शी युवानदाओ के घर गया। जल्द ही लिन जिन एक छोटी पुस्तिका लेकर बाहर आया। शी युवानदाओ के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। लिन जिन को सिर्फ एक हस्तलिखित किताब मिली जिस पर मार्शल स्क्रिप्चर लिखा था। हालांकि चूंकि यह शी युवानदाओ जैसे 100 साल पुराने मार्शल सेज से प्राप्त हुई थी, इसलिए ये कुछ असाधारण जरूर होगी। लिन जिन ने लाश को नहीं छुआ। चू ची के शरीर की तरह ही लिन जिन का लक्ष्य राक्षसी मूल्यांकन संघ को बताना था। ये शक्ति का प्रदर्शन था और चेतावनी भी। आखिरकार उसके और राक्षसी मूल्यांकन संघ के बीच युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए अब इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। युद्ध की औपचारिक घोषणा के अलावा लिन जिन का एक और मकसद था। वह डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन को बताना चाहता था कि वह इस समय मिराक सिटी में है। इस तरह वे अपना ध्यान यहाँ लगाएंगे और मेपल सिटी में परेशानी नहीं पैदा करेंगे। बेशक अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शांग एर कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। दिन निकलने से पहले लिन जिन सराय में लौट आया ताकि वह थोड़ी देर आराम कर सके। रात भर में लिन जिन ने डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन की मीटिंग की जगह खोदकर उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया। उसने उनके 2 सदस्यों को भी मार डाला। दुर्भाग्य से लिन जिन खुद को अलग नहीं कर सका और 4 सदस्यों को ट्रैक करने के लिए अपनी सुइयों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसलिए लिन जिन अन्य 2 एल्डरिए और झो विन के साथ कुछ नहीं कर सका। वो भाग्यशाली है। अभी के लिए डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन यही सब कर सकता था। इसके बाद लिन जिन इंतजार करेंगे और देखेंगे कि डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन किस तरह की प्रतिक्रिया देगा और क्या कार्रवाई करेगा। चाहे वे कुछ भी करें, लिन जिन उसे स्वीकार कर लेंगे। बेशक इनमें से किसी भी बात का लिन जिन के व्यवसाय पर असर नहीं पड़ेगा। वह 2 आधिकारिक मामलों के लिए स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र में आया था। पहला था रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन को सफलतापूर्वक पास करना और रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता बनना। दूसरा था स्वर्गीय सर्पिल महल का दौरा करना और भगवान की स्वर्गीय पुस्तक उधार लेना। लिन जिन के लिए ये दोनों मामले काफी महत्वपूर्ण थे। भोर के बाद वह मिराक शहर के मुख्यालय की ओर प्रस्थान करेगा। कल उसने मूल्यांकक तानजुन के पुराने दोस्त जियांग त्यानहे के साथ एक नियुक्ति की। वह यहाँ रैंक 4 जानवर मूल्यांकक को परीक्षा देने के लिए व्यवस्थित करेगा। लिन जिन ने विस्तृत जानकारी नहीं मांगी। उसे केवल इतना पता था कि वह सामान्य मानकों के अनुसार परीक्षा पास कर लेगा। लिन जिन को इतना आत्मविश्वास था। कुछ देर लेटने के बाद आसमान साफ हो गया। लिन जिन उठे, नहाए और अपने कपड़े बदले। बाहर सीनियर मो अभी भी अपनी साधना में डूबे हुए थे। सराय ने नाश्ता तैयार कर रखा था, लेकिन लिन जिन ने कमरे में खाने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह पहली मंजिल पर डाइनिंग हॉल में गए और खाना खाते समय पढ़ने के लिए मार्शल बाइबल खोली। थोड़ी देर खाने के बाद गू मिंगजोग नीचे आया। भाई लिन, तुम जल्दी उठ गए। गू मिंगजोग ने जम्हाई लेते हुए लिन जिन के पास बैठ गया। सराय का मालिक बहुत विचारशील था क्योंकि उसने नाश्ता मेज पर रखा था। लिन जिन मुस्कुराया, ये सोचकर कि वह पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से वह जल्दी आ गया था। नाश्ता अच्छा था। इसमें मैरिनेट किया हुआ बत्तख और दलिया था। इसके अलावा 3 एपेटाइजर भी थे जो स्वादिष्ट थे। गू मिंगजोग ने लिन जिन के हाथ में पुस्तिका देखी। भाई लिन, आप क्या पढ़ रहे हैं? गू मिंगजोग उत्सुक था। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसने पुस्तिका पर मार्शल शब्द देखा था। गू मिंगजोग बचपन से ही मार्शल आर्ट सीख रहा था, खास तौर पर तलवारबाजी। वह कभी पीछे नहीं रहा। अब जब उसके पास स्याही राक्षस है तो वह आखिरकार अपनी तलवार के साथ दुनिया की यात्रा कर सकता है। अन्यथा वह सिर्फ अपने पालतू जानवर के साथ इतनी बेहतरीन तलवारबाजी नहीं दिखा पाता। बाहर घूमना उसे दूसरों के लिए सिर्फ एक केक के टुकड़े जैसा बना देगा। गू मिंगजोग के सवाल का सामना करते हुए लिन जिन ने कुछ भी नहीं छिपाया। यह मार्शल आर्ट साधना पर एक किताब है। यह अच्छी तरह से लिखी गई है। अगर मास्टर गू इसे पढ़ना चाहें तो मैं इसे आपको उधार दे सकता हूँ। ये कहकर उन्होंने मार्शल शास्त्र सौंप दिया। लिन जिन के लिए इस मार्शल शास्त्र का कोई खास मतलब नहीं था। आखिरकार मार्शल आर्ट ऐसी चीज नहीं है जिसे कम समय में सीखा जा सके। इसके लिए सालों, दशकों या दशकों तक साधना, निखार और संचय की जरूरत होती है।
लिन जिन की वर्तमान स्थिति के आधार पर उसके लिए मार्शल आर्ट साधना पर ध्यान केंद्रित करना असंभव था। इसलिए उसके लिए एक नजर डालना और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना ठीक था। लेकिन अगर वह साधना के बारे में बात करता तो वह इसके बारे में भूल सकता था। गु मिंगजोग अलग था। लिन जिन को पता था कि गु मिंगजोग 10 साल से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट सीख रहा था। हर किसी ने मान लिया था कि गु मिंगजोग कोई विद्वान या सुलेख विशेषज्ञ है। वास्तव में उनकी तलवारबाजी प्रभावशाली थी। उनके पास कम से कम 10 साल की साधना थी। गु मिंगजोग के अनुसार तलवारबाजी और सुलेख प्राचीन काल से ही जुड़े हुए थे। वे अविभाज्य थे, इसलिए वह सुलेख में जितना अधिक कुशल होगा उसकी तलवारबाजी उतनी ही प्रभावशाली होगी। तुलनात्मक रूप से कहें तो मार्शल शास्त्र गु मिंगजोग के लिए बहुत अधिक मूल्यवान था। लिन जिन को पता था कि इसमें मुट्ठी तकनीक, हथेली तकनीक, तलवारबाजी, रहस्यमय तकनीक और आंतरिक ऊर्जा की 5 मुख्य श्रेणियों का सारांश दिया गया है। ये सभी ठोस ज्ञान थे। एक मार्शल आर्ट साधक के लिए इस मार्शल शास्त्र का मूल्य अथाह था। गु मिंगजोग को अपने जीवन में 3 चीजें प्रिय थी: चित्रकला, तलवारबाजी और उसकी महिला शिक्षिका। गु मिंगजोग को स्वाभाविक रूप से यह अनुभव था, इसलिए उत्सुकता से मार्शल शास्त्र प्राप्त करने के बाद वह तुरंत उसमें तल्लीन हो गया। इतना कि वह खाना भी भूल गया। अच्छी चीज। इस तलवार तकनीक की गहनता बहुत गहन है, गु मिंगजोग ने खुद से कहा। वह पूरी तरह से किताब में डूबा हुआ था। एक हाथ से किताब और दूसरे हाथ से चॉपस्टिक पकड़े हुए उसने अवचेतन रूप से किसी चीज की ओर इशारा किया। यह तलवार चलाने की तकनीक लग रही थी। लिन जिन ने खाना खा लिया था। यह देखते हुए कि गु मिंगजोग अपने खाने में तल्लीन था, लिन जिन ने उसे परेशान नहीं किया। लिन जिन ने सराय मालिक को गु मिंगजोग को परेशान न करने का निर्देश दिया, क्योंकि लिन जिन को पता था कि गु मिंगजोग रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर चुका है। अगर उसे परेशान किया गया तो उसका ज्ञान बाधित हो सकता है। शायद अगली बार ऐसा महसूस करना कठिन होगा। निर्देश देने के बाद लिन जिन सीनियर मो के साथ चले गए। नियत समय से पहले लिन जिन स्वर्गीय जेड सिटी के मुख्यालय में पहुंच गया। इस बार उसने सीनियर मो को बाहर इंतजार नहीं करवाया। इसके बजाय वह ड्रैगन को अंदर ले आया। बेशक सीनियर मो को साथ लाने के पीछे लिन जिन के अपने कारण थे। एक बार जब वे वहां पहुंचे तो लिन जिन की मुलाकात जियांग तियानहे से हुई। मूल्यांकक लिन, कृपया मेरे पीछे आए। जियांग तियानहे आज औपचारिक रूप से तैयार था। आखिरकार वह रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन लेने वाला था। यहाँ तक कि स्वर्गीय जेड सिटी में भी ऐसा अक्सर नहीं होता था। इसके अलावा वो स्वयं ही इसका प्रभारी था, इसलिए उसे इसे गंभीरता से लेना पड़ा। जियांग तियानहे लिन जिन को अंदर ले गया। कई प्रांगणों से गुजरने के बाद वे एक बड़े हॉल के बाहर पहुंचे। मूल्यांकनकर्ता लिन, अब से रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता का मूल्यांकन शुरू होगा। मैं बारीकियों के बारे में निश्चित नहीं हूं, इसलिए अब यह आप पर निर्भर है। जियांग तियानहे ने लिन फैन को धीरे से याद दिलाया और फिर उसे सलाम किया और जल्दी से चला गया। चूंकि जियांग तियानहे केवल रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता था, इसलिए उसके पास रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन की सामग्री तक पहुंच नहीं थी। हालांकि लिन जिन को आश्चर्य हुआ कि जियांग तियानहे ने सिर्फ एक दिन में लिन जिन के मूल्यांकन की व्यवस्था कर ली। इसका मतलब था कि जियांग तियानहे इस मामले को गंभीरता से ले रहा था और इसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। लिन जिन ने भी उसे सलाम किया। नतीजा चाहे जो भी हो, उसे मूल्यांकनकर्ता जियांग तियान का एहसान मानना ही था। भविष्य में उसे यह एहसान चुकाना होगा। जियांग तियानहे की याद दिलाने से लिन जिन को समझ में आ गया कि रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता का मूल्यांकन शुरू होने वाला था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि मूल्यांकन किस बारे में था या मानदंड क्या थे। अपने पीछे सीनियर मो ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। इस विशाल हॉल के सामने वह बेवजह संकोची और थोड़ा डरपोक भी महसूस कर रहा था। तभी हॉल से एक आवाज आई, मूल्यांकक लिन, कृपया अंदर आए। कोई लिन जिन को पुकार रहा था। लिन जिन ने हॉल में देखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए वह साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे पहले अंदर जाना था। बूढ़े मो, मेरे पीछे आओ। हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने से पहले लिन जिन ने निर्देश दिया। उसके सामने जमीन पर एक उभरी हुई मूर्ति थी जो एक विशाल असंख्य जानवर एटलस की तरह दिख रही थी। हर जगह असंख्य जानवरों के एटलस थे। हालांकि उन्हें असंख्य जानवरों के एटलस कहा जाता था, लेकिन वास्तव में वे ज्यादा से ज्यादा 100 जानवरों की तस्वीरें ही थी। हालांकि असंख्य जानवरों के एटलस जगह जगह अलग अलग थे। कुछ जगहों पर अलौकिक आत्मा वाले पक्षी थे, कुछ जगहों पर हिरण, भेड़ और गाय जैसे शाकाहारी जानवर थे, और कुछ जगहों पर बाघ, तेंदुए, भेड़िए, शेर, सांप और अजगर जैसे असली जानवर थे। बेशक कीड़े, बिच्छू और विषैले जीव जैसे अजीब जीव भी थे। लिन जिन ने अब जो देखा वह असंख्य जानवरों की एटलस राहत मूर्ति थी। चाहे वह शेर हो, भेड़िया हो, बाघ हो या तेंदुआ हो, वे सभी इतने सजीव थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो। बस एक नजर ही इसे देखने वाले को अचंभित कर देने के लिए काफी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इन जानवरों से डरते हो। ऐसा लग रहा था मानो हजारों जानवर प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हो। लिन जिन के पास स्पष्ट रूप से इस दबाव को अनदेखा करने का एक तरीका था, और सीनियर मो के पास भी। एक ड्रैगन के रूप में ये स्वाभाविक रूप से अन्य जानवरों की तुलना में उच्च स्तर का था, इसलिए कुछ राहत मूर्तियां इसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि जैसे ही लिन जिन ने मूर्ति पर कदम रखा, एक क्रूर जानवर की भयावह आभा तुरंत कई पायदान बढ़ गई। यहाँ तक कि सीनियर मो भी डर से कांप उठे। पहले तो उसे डर नहीं लगता था, लेकिन अब वह और अधिक नहीं सह सकता था। बेशक यह अभी भी कायम रह सकता है। जहां तक लिन जिन का सवाल है, वो केवल इन जानवरों की दमनकारी आभा को महसूस कर सकता था। हालांकि ये भयानक दबाव किसी भी तरह से उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसी समय हॉल के अंदर 2 पशु मूल्यांकनकर्ता चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। ये दोनों जानवर मूल्यांकनकर्ता स्पष्ट रूप से उच्च दर्जे के थे। करीब से निरीक्षण करने पर कोई देख सकता था कि वे दोनों 4 अंगूठी वाले जानवर पैटर्न वाली आस्तीन पहने हुए थे। इसका मतलब था कि वे दोनों रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता थे। भाई यान, क्या आपको लगता है कि इस मूल्यांकन में भाग लेने वाले लोग पहले चरण को पास कर पाएंगे? एक रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ने चाय की चुस्की लेने के बाद पूछा। रैंक 4 बीस्ट मूल्यांकनकर्ता मुस्कुराया। हर साल हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो विभिन्न माध्यमों से रैंक 4 मूल्यांकन में भाग लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग पहले चरण को पास करने में सफल नहीं होते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि इस बार भाग लेने वाले लोग काफी कुशल हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें पहले चरण को पास करने में सक्षम होना चाहिए।
हालांकि ये कहना मुश्किल है कि उन्हें कितना समय चाहिए, शायद 2 घंटे, शायद 4 घंटे। आप सही कह रहे हैं भाई ज्ञान। उस समय हमें पहला चरण पार करने में 1 घंटा लग गया था। 1000 जानवरों वाले एटलस की आभा कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। रैंक 4 का जानवर मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए सबसे पहले जंगली जानवरों द्वारा छोड़े जाने वाले दबाव से निडर होना चाहिए। यदि कोई पर्याप्त बहादुर नहीं है तो वह जानवर मूल्यांकनकर्ता नहीं बन पाएगा। ये चाय अभी भी थोड़ी तीखी है लेकिन इसका स्वाद अच्छा है। रैंक 4 के 2 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पता था कि पहला चरण कितना कठिन था। यदि लिन जिन पहले चरण में भी पास नहीं हो सका तो बाकी मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जैसे ही मूल्यांकनकर्ता यान ने अपने कप में चाय की पत्तियों पर फूंक मारी और दूसरा घूंट लेने वाला था, वह ठिठक गया, क्योंकि उसने एक आदमी और एक जानवर को हॉल में प्रवेश करते देखा था। जब वह आदमी करीब आया तो उसने झुककर कहा, नमस्कार मूल्यांकनकर्ता, मैं लिन जिन हूँ। रैंक 4 के 2 पशु मूल्यांकनकर्ता अपना आश्चर्य छिपा नहीं सके। मूल्यांकनकर्ता यान ने सोचा, मैंने अभी अभी चाय का एक घूंट लिया है और यह अभी भी उबल रही है। यह आदमी 1000 जानवरों वाले एटलस की आभा को पार करके हॉल में कैसे घुस गया? उसे कितना समय लगा? ये तो बस कुछ वाक्यों का मामला था। लिन जिन ने सिर झुकाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा, मैं लिन जिन हूँ। नमस्ते मूल्यांकनकर्ता। तभी मूल्यांकक यान और मूल्यांकक यान को होश आया। अपने सदमे के बावजूद वे जानते थे कि लिन जिन ने अविश्वसनीय गति से पहला चरण पार कर लिया था, जिसके बारे में बात करते हुए वे पहले चरण के मूल्यांकन के प्रभारी थे। चूंकि लिन जिन अंदर आ सकता था, इसका मतलब था कि वह परीक्षा में पास हो गया था। मूल्यांकनकर्ता यान ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और सलामी देने के लिए उठ खड़ा हुआ। मूल्यांकक लिन, कृपया बगल के दरवाजे से बाहर निकले और पिछवाड़े की ओर चले। मूल्यांकन करने के लिए वहां अन्य बड़े मूल्यांकक भी होंगे, मूल्यांकक यान ने बिना किसी अहंकार के कहा। हालांकि वह रैंक 4 का जानवर मूल्यांकन करता था, लेकिन वह जानता था कि लिन जिन की पहली अवस्था को इतनी आसानी से पास करने की क्षमता उसकी ताकत का सबूत थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह रैंक 4 मूल्यांकन पास कर सकता था। एक बार वह पास हो गया तो लिन जिन उसके बराबर रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता बन जाएगा, ताकि वह दिखावा न करे। ये सुनकर लिन जिन ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया और साइड दरवाजे की ओर बढ़ गया। लिन जिन और सीनियर मो के चले जाने के बाद दूसरे रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ने कहा, इस आदमी का भविष्य असीम है। हम जेड ड्रैगन किंगडम से लिन जिन, मैं उसे याद रखूंगा। चलो देखते हैं कि वह अगले चरण को पास कर पाता है या नहीं। मूल्यांकनकर्ता यान ने अपनी चाय पीना बंद कर दिया। वह लिन जिन के मूल्यांकन परिणामों के बारे में अधिक उत्सुक था। आखिरकार उस आदमी ने पहले चरण को पार करने में जो समय लगाया था, उसने निश्चित रूप से सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि मिस्टर झोंग भी अपनी जवानी में इतना तेज नहीं हो सकता था। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर रैंक 4 के 2 पशु मूल्यांकनकर्ता तुरंत उठे और बगल के दरवाजे की ओर बढ़ गए। अब तक लिन जिन को 4 रिंग मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसका एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता एक रैंक 4 था। तर्क सरल था, अगर कोई व्यक्ति रैंक 4 का जानवर मूल्यांकनकर्ता बनना चाहता है तो उसे कम से कम रैंक 3 या रैंक 4 के जानवरों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें रैंक 5 के जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति का सामना करते समय कोई भी व्यक्ति डरपोक नहीं हो सकता था, इसलिए क्रूर जानवर के दबाव से निपटना एक आवश्यक क्षमता बन गई। हालांकि ये स्पष्ट रूप से लिन जिन की विशेषता थी। आपको ये जानना होगा कि घातक जानवरों के संग्रहालय में भयानक जानवरों के कई नमूने एकत्र किए गए थे। हालांकि वे सिर्फ नमूने थे, फिर भी उनमें अपनी मूल आभा और दबाव बरकरार था। लिन जिन अक्सर ऐसे वातावरण में रहता था, इसलिए वह पहले से ही रैंक 5 और यहां तक कि रैंक 6 और उससे ऊपर के जानवरों द्वारा डाले गए दबाव का आदी था। जब 9 स्वर्गों की दुनिया सक्रिय हुई तो स्वर्ग से उतरने वाली आभा प्रवेश द्वार पर स्थित 10,000 जानवरों के एटलस से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लिन जिन को इससे डर नहीं था, इसलिए पहला चरण पार करना उसके लिए आसान था। साइड के दरवाजे से बाहर निकलते हुए लिन जिन ने एक लंबी गली देखी जिसके दोनों तरफ ईंट की दीवारें थी। दीवारें करीब 20 फीट ऊंची थीं। गली की चौड़ाई सिर्फ 5 फीट से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये कम से कम 200 फीट लंबी थी। लिन जिन ने आगे बढ़ने से पहले एक त्वरित नजर डाली। तभी एक पागल सांड, जिसकी लंबाई एक वयस्क आदमी जितनी थी, बगल के दरवाजे से अंदर आया। उस उग्र बैल के 4 सींग थे और वह बहुत ही मांसल था। उसकी आंखें लाल थीं और वह आगे की ओर बढ़ते हुए मीन हाव को घूर रहा था। लिन जिन वहीं रहे जहां वे थे। वह देख सकता था कि पागल बैल के कानों में कुछ भरा हुआ था। उस पर किसी तरह का जादू डाला गया था जिससे वह पागल हो गया था। चूंकि वह कुछ भी सुन नहीं सकता था, इसलिए लिन जिन चाहकर भी उसे सांत्वना नहीं दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे मारना ही उसे नुकसान पहुंचाने से रोकने का एकमात्र तरीका था। हालांकि अब जब ये पुष्टि हो गई है कि यह रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन का हिस्सा था, तो चीजें इतनी सरल नहीं हो सकती थी। इसलिए वो उसे मार नहीं सका। रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम किसी भी व्यक्ति के लिए इस पागल बैल को मारना आसान काम था। इसलिए बैल को मारना मूल्यांकन का हिस्सा नहीं था। लिन जिन ने कुछ सोचने के बाद ये बात समझ ली। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में दबाते हुए अपनी आभा छोड़ी। जब पागल सांड अभी भी उससे कई फीट दूर था तो वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह एक जानवर की आभा की शक्ति थी। पहले 10,000 जानवरों का एटलस किसी की सहनशक्ति की परीक्षा थी। अब ये जानवरों को नियंत्रित करने और दबाने की क्षमता की परीक्षा थी। इसी तरह ये सभी कौशल एक योग्य जानवर मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए आवश्यक थे। लिन जिन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आसानी से परीक्षा पास कर ली। वह दबे हुए पागल सांड के पास से आगे बढ़ा। वह शांत खड़ा रहा और विनम्र मुद्रा में रहा। लिन जिन बस उसके पास से चला गया। मूल्यांकनकर्ता यान और लिन जिन पीछे से देख रहे थे, इसलिए वे सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। एक बार फिर उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव उभर आए। पालतू जानवर की मदद के बिना शीर्ष रैंक 3 पागल बैल को दबाने के लिए अपनी आभा का उपयोग करना, वह निश्चित रूप से कुशल है। पालतू जानवर जेड ड्रैगन जानवर को देखो। इसका लिन जिन के साथ कोई रक्त अनुबंध नहीं है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह जेड ड्रैगन जानवर एक राक्षस है। क्या एक राक्षस? इस लिन जिन की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे राक्षस के प्रतिशोध का डर नहीं है? बेशक अगर वह काफी मजबूत है तो उसे डर नहीं लगेगा। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। चलो उसका पीछा करते रहें।
मूल्यांकन यान और लिन जिन आगे बढ़ते रहे। अब जब लिन जिन चले गए थे तो पागल सांड ने फिर से अपनी स्थिति संभाल ली। हालांकि जैसे ही वह बेचैन होने लगा, मूल्यांकनकर्ता यान ने उसे दबा दिया। रैंक 4 पशु मूल्यांकनकर्ता स्पष्ट रूप से रैंक 3 पशु मूल्यांकनकर्ता से कहीं बेहतर था। हालांकि मूल्यांकनकर्ता यान पागल सांड को अपनी हथेली से छूकर दबाने में सक्षम था, जबकि लिन जिन उसे हवा के माध्यम से दबा रहा था। इस बात को देखते हुए लिन जिन स्पष्ट रूप से अधिक कुशल था। यही कारण था कि मूल्यांकनकर्ता यान और अन्य लोग उत्सुक थे। गली से बाहर निकलने के बाद लिन जिन एक छोटे से आंगन में पहुंचे, जहां रैंक 4 का एक जानवर मूल्यांकनकर्ता एक किताब पढ़ रहा था। वह लिन जिन को अंदर आते देख दंग रह गया। क्या आप मूल्यांकनकर्ता लिन जिन हैं जो आज रैंक 4 मूल्यांकन में भाग लेने के लिए यहाँ है? रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ने पूछा, जैसे कि उसे कुछ याद हो। लिन जिन ने सिर हिलाया। की तेजी, मुझे लगा था कि आपको यहाँ तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ने अपने हाथ में किताब रखने से पहले कहा। तभी मूल्यांकनकर्ता यान और लिन जिन भी अंदर आ गए। रैंक 4 के 3 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने लिन जिन की ओर मुड़ने से पहले आपस में चर्चा की। मूल्यांकनकर्ता लिन, कृपया हमारे पीछे आएं। तीनों का पीछा करते हुए लिन जिन दूसरे हॉल में पहुंचे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने आवाज सुनी और अंदर चले गए। अंदर रैंक 4 के 10 पशु मूल्यांकनकर्ता पहले से ही एक दूसरे के बगल में बैठे थे। इसमें पहले से मौजूद 3 परिचित चेहरे भी शामिल हैं। लिन जिन का दिल धड़क उठा जब उसने देखा कि 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता हॉल में बैठे हैं। एक गंभीर भाव के साथ वह उनके पास गया और झुक गया। नमस्कार मेरे साथी पशु मूल्यांकनकर्ताओं। 10 रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता एक ही समय में दिखाई दिए। पूरे मध्य महाद्वीप में केवल स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र के पास इस तरह की शक्ति थी। यदि उनमें से कोई भी मध्यवर्ती देश में जाता तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती कि वे सम्राट के समान स्तर पर भी बैठ सकते थे। और पूरे स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र में 20 से अधिक रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि स्वर्गीय सर्पिल राष्ट्र को मध्य महाद्वीप में नंबर 1 स्थान दिया गया। लाइक और शेयर करें YouTube चैनल।